हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय हॉट प्रोफेसर पार्ट 10 चैप्टर 101 अनोखी की शैतानी क्रिश का गुस्सा किस। यहाँ दूसरी तरफ क्रिश के केबिन में अनोखी लगातार क्रिश के चेहरे को घूर रही थी, पर क्रिश उसे नजरअंदाज कर अपने काम में लगा हुआ था। काफी देर तक जब क्रिश का कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो अनोखी हल्का खांसने की एक्टिंग करती है, पर क्रिश उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर अपने काम में लगा हुआ था। जब अनोखी के ऐसा करने पर भी क्रिश में कोई फर्क नहीं दिखता तो वह धीरे से अपनी चेयर से उठती है और क्रिश के बाजू में खड़ी हो अपने दुपट्टे की हेल्प से उसके कान में गुदगुदी करने लगती है, पर क्रिश उसकी किसी भी चीज का रिस्पांस नहीं कर रहा था। अनोखी लगातार उसे परेशान कर रही थी। धीरे धीरे क्रिश को गुस्सा आ रहा था कि जब अनोखी कल उसे इतना सुनाकर गई, उसके प्यार को गली दे गई, तो अब वह यहाँ किस लिए आए हैं, ये सवाल वह उससे पूछना चाहता था। पर इस समय वह इतने गुस्से में था कि यदि उसने अनोखी से कोई भी बात की तो कहीं वह अपने गुस्से के कारण अनोखी को हट ना कर दे। इसीलिए वह लगातार उसे इग्नोर कर रहा था, पर अनोखी की शैतानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में क्रिश फ्रस्ट्रेटेड होकर जोर से अपने हाथ टेबल पर मारता है। अनोखी जो कि लगातार क्रिश को परेशान कर रही थी, वो जैसे ही क्रिश की तरफ देखती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अनोखी को लग रहा था कि कल के बिहेवियर के कारण क्रिश बस थोड़ा नाराज होगा और वह उसे परेशान करने के लिए इग्नोर कर रहा है, पर क्रिश को इतने गुस्से में देख अब उसे उससे डर लगने लगा था। क्रिश अपनी चेयर से उठ धीरे धीरे अनोखी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो अनोखी डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है, पर एक टाइम बाद अनोखी दीवार से सट जाती है और क्रिश जस्ट उसके सामने खड़े हो अपनी रेड ब्लड आंखों से अनोखी की तरफ देखते हुए कहता है, किस लिए आए हो यहाँ पर और यह क्या हरकतें हैं। अनोखी हकलाते हुए कहती है, वह मैं कल के लिए सॉरी। अभी अनोखी यह कह ही रही थी कि क्रिश जोर से चिल्लाते हुए अपने हाथ की मुट्ठी को दीवार पर मारता है। अनोखी एकदम से चौंक जाती है। वह क्रिश की बंधी हुई मुट्ठियों की ओर देखती है जिससे हल्का हल्का खून निकल रहा था। क्रिश उसे चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट सॉरी, तुमने कुछ गलती नहीं की है, तुमने अपना ओपिनियन शेयर किया है कि आखिर तुम मुझे समझती क्या हो, इसलिए अब ये सब हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिस अनोखी, जब मैं आपको हवस का पुजारी ही लग रहा था तो अब आपको यहाँ आने और मुझसे मिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और खबरदार जो अब आप मेरे आसपास भी दिखी। ये सब क्रिश गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा था। क्रिश की ऐसी बातों को सुन अनोखी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह डरते हुए कहती है, प्लीज क्रिश, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलतफहमी हो गई थी आपको लेकर। ओह कम ऑन मिस अनोखी, आपको हमेशा गलतफहमी रहती है। आप पहले भी मुझे एक प्लेबॉय समझती थी, आप अभी भी मुझे वही समझती हैं, और मैंने अपने दिल को समझा लिया है कि मैं प्यार डिजर्व ही नहीं करता हूं, और ऐसी लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं जो मेरे प्यार को गाली दे। तो इसलिए कृपया कर आप मुझसे दूर ही रहे, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। पर आई लव योर क्रिश। अनोखी के ऐसा कहने पर क्रिश जोर जोर से हंसने लगता है और ताली बजाते हुए कहता है, क्या आपको मुझसे प्यार है? रियली मिस अनोखी, आपको मुझसे प्यार है? सुनने में अजीब नहीं लगता? मैं एक हवस का पुजारी हूं, मैं केवल आपकी बॉडी के लिए आपके साथ हूं। यह आप मुझे कल बोल चुकी हैं। जब आपको ये सब चीज पता है तो आप मुझ जैसे इंसान से प्यार कैसे कर सकती हैं? तो बेहतर यही होगा, यह अपने आंसू और यह अपना प्यार, इन दोनों को लेकर यहाँ से चलते बनिए। क्रिश के ऐसे बेदर्दी से कहने पर अनोखी उसके तरफ बढ़ते हुए उसका हाथ जैसे ही पकड़ने वाली होती है कि क्रिश वह हाथ को झटकते हुए कहता है, डोंट टच मी, और मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, आई से गेट आउट। पर हमारी अनोखी भी जिद्दी थी, वह जानती थी कि इस समय सारी गलती उसकी है। क्रिश अपनी जगह सही है, पर उसे क्रिश को मानना था। क्रिश के ऐसे हाथ झटकने पर अनोखी 2 कदम पीछे हो जाती है। क्रिश अनोखी की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। वह वेट कर रहा था कि अनोखी रूम से बाहर निकल जाए, क्योंकि अनोखी को अपने सामने देख वह धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, पर वह अब अनोखी के सामने अपनी फीलिंग शो नहीं करने वाला था। जिस तरीके से अनोखी ने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया था, वह अब किसी के भी सामने अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर सकता था। अनोखी क्रिश के सामने जाए एकदम से उसे मुड़ती है। क्रिश जो कि समझ रहा था कि अनोखी जा चुकी है, अनोखी के ऐसे मुड़ने पर वह हैरान हो जाता है। अनोखी अपने एड़ी के बल खड़ी हो क्रिश के चेहरे को पकड़ अपने होठों को उसके होठों से जोड़ देती है।
क्रिश जो कि इस चीज के लिए तैयार नहीं था, वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनोखी की तरफ देख रहा था। अनोखी जिसे किस करना नहीं आता था, वह क्रिश के लिप्स को लॉलीपॉप के जैसे शक कर रही थी। क्रिश अनोखी के हाथों को अपने चेहरे से हटाने लगता है तो अनोखी और भी कसकर उसके चेहरे को पकड़ उसके लिप्स को काटते हुए किस करने लगती है। अनोखी के ऐसा करने पर क्रिश जो कि खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, वह भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। आखिर वह अनोखी से कैसे दूर रह सकता था। वो अपने हाथ धीरे से अनोखी की कमर में रख उसे हल्का सा उठा लेता है, जिससे अनोखी उसे आसानी से किस कर सके। क्रिश के ऐसा करने पर अनोखी अपने दोनों पैरों को क्रिश की कमर में रेप कर लेती है, जिससे दोनों की बॉडी आपस में और भी ज्यादा टच हो जाती है। अब अनोखी और भी गहराई से क्रिश को चूमने लगती है। क्रिश जो कि अनोखी के चूमने पर उसका रिप्लाई नहीं कर रहा था, पर अनोखी के ऐसे खुद से चिपकने और गहराई से चूमने से धीरे धीरे वह भी बहकने लगता है और धीरे धीरे अपने लिप्स को मूव करने लगता है। अनोखी जैसे ही क्रिश के लिप्स को मूव होते हुए महसूस करती है, वह और भी उससे चिपकती हुए अपने लिप्स को क्रिश के लिप्स के अनुसार ही मूव करने लगती है। क्रिश अब और भी एक्साइटेड हो गया था। वह अनोखी को वैसे ही पकड़े हुए दीवार से सटा देता है और उसके लिप्स को हार्डली किस करने लगता है। क्रिश के ऐसा करने पर अब अनोखी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पर इन 2 दिनों की जुदाई के कारण वह अच्छे से समझ चुकी थी कि उसका ये हाल है तो क्रिश का क्या हाल होगा। इसलिए वह अपने लिप्स की मूवमेंट को बंद कर देती है और क्रिश को महसूस करने लगती है। क्रिश जिसे महसूस हो रहा था कि अनोखी अब सांस नहीं ले पा रही है, वो उसके लिप्स को छोड़ उसके गले पर किस करने लगता है। क्रिश के ऐसा करने पर अनोखी अपने गर्दन को हल्का सा बेंड करती है, जिससे उसकी गर्दन अच्छे से एक्सपोज हो सके और क्रिश उसे अच्छे से चूम सके। अनोखी की ऐसा करने पर क्रिश और भी गहराई से चूमने लगता है। वह लगातार अनोखी के गर्दन पर वाइट कर रहा था, जैसे कि उसे तड़पाने की सजा दे रहा हो। काफी देर अनोखी के गर्दन को बाइट करने के बाद क्रिश हौफते हुए अपने सर को अनोखी के सर से जोड़ लेता है। अनोखी भी जो कि हाफ रही थी क्रिश के ऐसे करने पर, वह उसे देखने लगती है। अनोखी हल्का सा आगे बढ़ वापस से अपने लिप्स को क्रिश के लिप्स पर जोड़ देती है। क्रिश अनोखी के इस मूव के लिए रेडी नहीं था, वह उसे चूमने लगती है। क्रिश अनोखी को होल्ड किए ही वही लगे सोफे पर लेटा खुद उसके ऊपर आ उसे चूमने लगता है। वह उसके कभी अपर लिप्स को किस कर रहा था तो कभी लोअर लिप्स के। धीरे धीरे उसके हाथ अनोखी की बॉडी पर घूमने लगते हैं। क्रिश के हाथों की मूवमेंट को अपनी बॉडी में महसूस कर अनोखी सहर रही थी और उसके मुंह से मादक सिसकारियां निकल रही थी। उन सिसकारियों को सुन और भी बेहेक रहा था। वह एक ही झटके में अनोखी के सूट की चेन खोल देता है, जो कि फ्रंट से उसके पे तक थी। क्रिश के ऐसा करने से अनोखी के इनर गारमेंट्स दिखने लगते हैं। वह उसके ऊपर से ही अपने हाथों को ले जा सहलाने लगता है। अपनी एक्सपोज हो रही बॉडी पर क्रिश को महसूस कर अनोखी हल्का सा अपनी कमर को बेंड करती है, जिससे उसका सीना ऊपर उठ जाता है। क्रिश उसके लिप्स को छोड़ उसके गर्दन से होते हुए उसके एक्सपोज हो रहे उभरे हुए सीने को अपने मुंह में ले जोर से बाइट कर लेता है। क्रिश के ऐसे बाइट करने पर अनोखी की एक चीज निकल जाती है। अनोखी की चीज को सुन क्रिश ना शक करते हुए किस करने लगता है। क्रिश अनोखी की इनरवियर को हल्का सा चीख निकल जाती है, उसके एक सीने को बाहर निकाल उसे मुंह में ले लेता है और उसे शक करने लगता है। क्रिश के ऐसा करने पर अनोखी के हाथ अपने आप ही क्रिश के बालों में चले जाते हैं। वह उसके सर का दबाव अपने सीने पर बनाने लगती। अनोखी के ऐसा करने पर क्रिश और भी तेजी से उसके सीने को शक कर रहा था और उसका एक हाथ लगातार उसके दूसरे सीने पर चल रहा था। क्रिश के लगातार सीने पर किस करने से अब अनोखी को दर्द हो रहा था। क्रिश उसके एक सीने को छोड़ दूसरे को मुंह में ले उसे शक करने लगता है और उसे सहलाने लगता है। अनोखी लगातार क्रिश के बालों में हाथ चला रही थी। उसके पैर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और वह लगातार अपने पैरों को सोफे पर रगड़ रही थी। अनोखी अपनी बॉडी पर हॉटनेस महसूस कर रही थी। वह क्रिश को पा लेना चाहती थी। क्रिश के हाथ धीरे धीरे अनोखी की निचली बॉडी की ओर बढ़ रहे थे। वह जैसे ही अनोखी के निचली बॉडी के इनर गारमेंट्स के अंदर अपने हाथों को ले जाता है तो अनोखी शहर जाती है और उसकी शिस्कारी निकल जाती है। अनोखी की उसे सिसकी को सुन क्रिश होश अपने आप उससे दूर हो जाता है। क्रिश के ऐसा हटने पर अनोखी उसे कंफ्यूजन में देखने लगती है। क्रिश अनोखी से मुंह फेर दूसरी तरफ देखने लगता है। अनोखी अपने इनर गारमेंट्स को सही कर अपनी चेन को लगा क्रिश की तरफ देखती है, जो कि उससे नजरें फेर दूसरी तरफ देख रहा था।
चैप्टर 102 हॉट सेशन विद डॉक्टर। अनोखी जो कि क्रिश के साथ बह चुकी थी, क्रिश के ऐसे अचानक हटने पर वह उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखती है। क्रिश अनोखी के ऊपर से हट लगातार दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। अनोखी अपने सूट को सही कर चैन लगाती है और क्रिश के बाजू से बैठ उसका चेहरा अपनी तरफ करती है। क्रिश जिसकी आंखों में हल्के आंसू थे वह उससे नजरें चुरा रहा था। क्रिश की आंखों में आंसू देख अनोखी डरते हुए कहती है, क्या हुआ क्रिश, तुम रो क्यों रहे हो? पर क्रिश अनोखी की बातों का कोई जवाब नहीं देता। अनोखी उसके सामने जा घुटनों के बल बैठती है और उसके माथे को चूमते हुए कहती है, प्लीज मुझे डराओ मत, बताओ ना आखिर बात क्या है। क्रिश अपने आंसुओं को पोंछ अनोखी से कहता है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब तुम यहाँ से जा सकती हो और प्लीज अनोखी अब मुझसे मिलने की कोशिश अब मत करना, और यह जो हरकत आज तुमने की है मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मेरे साथ। क्रिश के ऐसा कहने पर अनोखी की त्योरियां चढ़ जाती हैं और वह हल्के गुस्से में कहती है, आखिर में ये हरकतें तुम्हारे साथ नहीं करूंगी तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तुम उस मोना के साथ यह सब हरकतें करोगे? अभी जब मैं आई थी तब भी वह मोना यहीं पर थी और तुम उसके साथ थे, और जब मैं आए तो तुम मुझे फुल इग्नोर कर रहे हो। अनोखी के बदलते तेवर को देख क्रिश आश्चर्य से उसे देखने लगते हैं कि यह लड़की पल पल में कैसे बदल जाती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ मोना को कहे जा रही थी। क्रिश चिढ़ते हुए अनोखी से कहता है, क्या तुम प्लीज मोना को बीच में लाना बंद करोगी? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब मैंने तुमसे लव यू बोला था तब तुम्हें मुझसे चिढ़ होती थी, अब जब मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं तो तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्रिश के ऐसा कहने पर अनोखी अपने पैरों में खड़ी हो क्रिश को एक तेज धक्का देती है और उसके ऊपर आते हुए कहती है, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अनोखी के ऐसा करने पर क्रिश चीरते हुए कहता है, क्या तुम यह अपनी बचकानी हरकतें बंद करोगी? मैं तुमसे सीरियस बात कर रहा हूं और तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई? अनोखी क्रिश के ऊपर बैठी हुई थी और उसके शर्ट के बटन से खेलते हुए कहती है, मैंने कहा ना मैं तुम्हें चाहती हूँ। ये सब कहते हुए अनोखी बहुत ही सेडिक्टिव वे में क्रिश की चेस्ट पर अपने हाथ चला रही थी। क्रिश जो कि ऑलरेडी अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहा था, अनोखी के ऐसा करने पर उसकी बॉडी सिहरने लगती है और वह अनोखी के हाथ को हटाने कहता है, क्या ये तुम हरकतें बंद करोगी और तुम मेरे ऊपर से उठो? अनोखी क्रिश के ऊपर झुकते हुए अपनी दांतों की मदद से उसके बटन को खोलते हुए उसके हल्के एक्सपोज हो रहे हैं सीने को अपनी जीभ से लिक करते हुए कहती है, मैं नहीं हटूंगी, क्या कर लोगे तुम? अनोखी के ऐसा करने पर क्रिश की बॉडी में कर्क दौड़ जाता है। क्रिश मन में कहता है, ये लड़की मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है, आखिर मैं इसे कैसे समझाऊं कि यह मेरे ऊपर से उठे। अनोखी के ऐसा करने पर क्रिश हकलाते हुए कहता है, प्लीज अनोखी क्या तुम ये बंद करोगी और ये तुम क्या हरकतें कर रही हो? अनोखी ना समझी में कहती है, मैं क्या कर रही हूँ? इसके साथ ही वह क्रिश के दूसरे बटन को भी खोल ठीक वैसा ही करती है। अब तो क्रिश पागल ही हुआ जा रहा था। अनोखी लगातार एक एक कर उसके बटन खोलती जा रही थी और वहां किस करते हुए उसके सीने को लिक कर रही थी। अनोखी के हर मूव से क्रिश को अपनी बॉडी हार्ड होती हुई महसूस हो रही थी। अनोखी जो कि क्रिश के ऊपर बैठी हुई थी वह क्रिश की हार्डनेस को महसूस कर रही थी, जिससे उसके गाल हल्के लाल हो रहे थे, पर उसे किसी भी तरह से क्रिश को मानना था। शर्म हया को दूर फेंक क्रिश के साथ सेडिक्टिव प्ले खेल रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि क्रिश उससे बच नहीं पाएगा। आखिर क्रिश की बॉडी उसके ऐसे टच करने पर रिएक्ट जो कर रही थी, अगर वह क्रिश से अलग हुई तो क्रिश उसकी पूरी बातें नहीं सुनेगा और ऐसे ही गुस्सा रहा आएगा। धीरे धीरे अनोखी ने क्रिश की सारी बातें खोल दी थी। अब तो क्रिश की चौड़ी छाती और उसके सिक्स एब्स अनोखी को दिख रहे थे। अनोखी जो कि क्रिश को परेशान करने के लिए ऐसा कर रही थी, पर क्रिश की इतनी हॉट बॉडी को देख अब उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वह झुककर धीरे धीरे क्रिश के सीने और उसके पेट पर किस करने लगती है। क्रिश अपनी गर्दन को पीछे की तरफ बेंड कर अनोखी के द्वारा दिए जा रहे प्लेजर को महसूस कर रहा था। उसकी बॉडी काफी हार्ड हो गई थी और उसकी हार्डनेस अनोखी अपने नीचे काफी अच्छी तरीके से महसूस कर पा रही थी, पर वह क्रिश से दूर नहीं जाना चाहती थी, जिससे वह लगातार क्रिश को एक्साइट कर रही थी, क्योंकि वह कुछ भी कर क्रिश को पा लेना चाहती थी। जब क्रिश से सब्र नहीं होता तो वह अनोखी की कमर को पकड़ खुद उठते हुए अनोखी को सोफे पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। अनोखी जो कि क्रिश के बॉडी को शक कर रही थी,
और किस कर रही थी। क्रिश के द्वारा किए गए सडन मूव को समझ नहीं पाती और वह खुद को सोफे पर और क्रिश को अपनी बॉडी के ऊपर देख चौंक जाती है। क्रिश हल्के गुस्से से अनोखी को देखते हुए कहता है, क्या साबित करना चाहती हो ये सब हरकतें करके? क्या अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? क्या करना चाहती हो ये सब करके, या अपनी बात को साबित करना चाहती हो कि मैं सच में तुम्हारी बॉडी के लिए ही तुम्हारे पास हूं? क्रिश के ऐसा कहने पर अनोखी के आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं और वह अपने सर को ऊपर उठाते हुए क्रिश के लिप्स को चूमते हुए कहती है, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैंने क्यों ऐसे रिएक्ट किया, उसके बाद तुम्हें जो फैसला लेना हो वह ले लेना। क्रिश कैजुअल होते हुए कहता है, बोलो क्या बोलना है। क्रिश के ऐसा बोलने पर अनोखी उसे ऐश के घर से लेकर उसके कार से उतरने और ऐश की विदाई के बारे में सब कुछ बता देती है। क्रिश जैसे जैसे अनोखी की पूरी बात सुन रहा था उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लड़की इतनी बेवकूफ़ भी कैसे हो सकती है। पर उसका गुस्सा अभी भी अनोखी पर से कम नहीं हुआ था, क्योंकि अनोखी ने उसके प्यार को गाली दी थी और उसे यह कहा था कि वह हवस के लिए अनोखी के पास है और आज अनोखी वही सब कर रही थी। अनोखी के पूरी बात बताने के बाद क्रिश गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान ली, पर ये तुम अभी जो कर रही हो इससे वही चीज़ तो साबित हो रही है जो जी चीज़ों के बारे में तुमने मुझसे कहा था। अनोखी अपने आंसुओं को पोंछ क्रिश को अपनी तरफ खींचती है, जिससे उसके जो दोनों हाथ सोफे पर टिके हुए थे और उसने अपने और अनोखी के बीच में दूरियां मेंटेन की हुई थी वह हाथ डगमगा जाते हैं और क्रिश सीधे अनोखी के ऊपर लैंड होता है। अनोखी कसकर उसे गले लगाते हुए कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना चाहती हूँ। उस दिन जब तुमने मुझे उस रात प्रपोज किया था और मैंने कुछ नहीं कहा था, वह बस में मजाक कर रही थी। मैं सुबह तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, पर सुबह वह सब होने के कारण मुझे ऐसा लगा कि तुम ऐश और मुझे दोनों को धोखा दे रहे हो। कृष्ण अनोखी की सारी बातें सुन रहा था। अनोखी लगातार क्रिश की नेकेड पीठ पर अपने हाथ चलाए जा रही थी, जिससे क्रिश बहक रहा था। वह अपने सर को उठा अपने होठों को अनोखी के होठों से जोड़ देता है और उसे किस करने लगता है। अनोखी भी क्रिश करने पर उसकी किस में इन्वॉल्व हो किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को भी बेसब्री से किस कर रहे थे। क्रिश के हाथ अनोखी के चेस्ट को कपड़ों के ऊपर से ही सहला रहे थे। क्रिश वापस से उसकी चेन को नीचे करता है तो उसके बालों में फंस जाती है कि फ्रस्ट्रेशन में अनोखी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या जरूरत थी तुम्हें चेन लगाने की, अभी खुल ही नहीं रही है। क्रिश के फ्रस्ट्रेशन को देख अनोखी हल्का हंसते हुए धीरे से चैन को ऊपर कर अपने बालों को साइड करती है और चैन को खोल देती है। अनोखी के चैन खोलते ही क्रिश भूखे भेड़िए के जैसे उसके सीने को इनरवियर के ऊपर से ही किस करने लगता है। अनोखी क्रिश की फुर्ती को देख धीरे से मुस्कुराती है और क्रिश के द्वारा दिए जा रहे हैं प्लेजर को एंजॉय करने लगती है। क्रिश उसकी इनरवियर को ऊपर कर उसके कसे हुए सीने को बाहर करता है और एक को हाथों से सहलाते हुए दूसरे को मुंह में ले लेता है और उन्हें शक करने लगता है। काफी देर तक उसके सीने को शक करने के बाद क्रिश अपने हाथों को अनोखी के नीचे की तरफ ले जाते हुए कपड़ों के अंदर डाल देता है और धीरे धीरे उसके निचले एरिया को सहलाने लगता है। अनोखी क्रिश के टच से सिहर रही थी और प्लेजर से उसका नाम लेने लगती है। अनोखी के मुंह से अपने नाम को सुनकर क्रिश अपनी फिंगर को उसके लव होल में कर मूव करने लगता है। अनोखी क्रिश के ऐसा करने पर प्लेजर से सिसकने लगती है और क्रिश के सर को ऊपर उठा उसके होठों से अपने होंठों को जोड़ लेती है। अब क्रिश और अनोखी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। क्रिश अपने एक हाथ की मदद से अपनी पैंट को खोलता है और अपनी हार्डनेस को ऊपर से ही अनोखी की सॉफ्टनेस में फिराने लगता है। क्रिश की हार्डनेस को अपनी सॉफ्टनेस में महसूस कर अनोखी की पूरी बॉडी में कपकापी छूट जाती है। पर क्रिश को एकदम से कुछ याद आता है और वह अनोखी से अलग हो जाता है। वापस से क्रिश की इस मूवमेंट पर क्रिश के अलग होने से अनोखी के चेहरे पर चिढ़ दिख रही थी और वह चिढ़ते हुए कहती है, अब क्या हुआ, अब क्यों अलग हुए यार? तुम इस मोमेंट पर कैसे अलग हो सकते हो? तुम सच में एक लड़के ही हो ना? मैंने अक्सर देखा है कि लड़कियां पीछे हटती है, पर यहां तुम बार बार पीछे हट रहे हो। अनोखी के ऐसे कहने पर क्रिश उसे देखते हुए चिढ़कर कहता है, क्या तुम सच में चाहती हो कि हम आगे बढ़े? तुम इतनी बुरी तरीके से चाहती हो? क्रिश के ऐसा पूछने पर अनोखी बेशर्मी से कहती है, बिल्कुल चाहती हूँ, तभी तो इतना गुस्सा कर रही हूँ ना बेवकूफ़, और तुम इस मोमेंट पर कैसे पीछे हट सकते हो? अनोखी के ऐसे कहने पर क्रिश चौंक जाता है और अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, वो नहीं है मेरे पास।
क्रिश की बात सुन अनोखी कंफ्यूजन में क्रिश को देखने लगती है। चैप्टर 103 अनोखी की चिड़ इंटीमेसी। क्रिश जो कि अनोखी के ऊपर उसकी बॉडी को सहलाते हुए अपने हाथ को मूव कर रहा था। अनोखी जो कि क्रिश के टच को महसूस कर बहक गई थी। उसकी डिजायर बढ़ने लगी थी, अब वह क्रिश को पा लेना चाहती थी। वह इनिशियल लेते हुए क्रिश के पेंट की ओर अपने हाथ करती है और उसके बेल्ट को खोलने लगती है। क्रिश जो कि अनोखी के ऐसा करने पर और भी एक्साइटेड होने लगा था, एकदम से उसे कुछ याद आता है और वह अनोखी से दूर हो जाता है। वापस से क्रिश के ऐसे दूर जाने पर अनोखी चिढ़ते हुए क्रिश को देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, अब क्या हुआ? ये सब कहते हुए उसकी बातों में चिढ़ साफ देखी जा सकती थी। क्रिश जो कि अपने टेबल के पास जा ड्राउज में कुछ ढूंढने लगता है, पर उसे पता था कि वो चीज जिसकी उसे सख्त जरूरत है वो उसके केबिन में नहीं मिलेगी। अनोखी उसे चीड़ भरी नजरों से देख रही थी। अनोखी का बस नहीं चल रहा था, वरना वो क्रिश को कच्चा ही चबा जाती। इस समय उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हॉट फील कर रही थी और क्रिश है कि बार बार उसके अरमानों को जगाकर उनमें पानी फेर देता था और उसे ऐसे ही अधूरा ही छोड़ देता था। अनोखी क्रिश को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहती है, अब क्या हुआ, बताओगे कुछ? क्रिश अनोखी तरफ देखता है और हिचकिचाते हुए कहता है, मेरे पास वह नहीं है। मैं उसी को ढूंढ रहा हूं कि वह कहीं तो मिल जाए। क्रिश के ऐसा कहने पर अनोखी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। क्रिश उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह दांत पीसते हुए कहती है, वह का कोई नाम भी है कि नहीं? आखिर तुम ढूंढ क्या रहे हो? क्रिश हल्का शर्माते हुए अपनी नजर यहाँ वहां करता है। अनोखी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अब बोलोगे भी या ऐसे ही शर्माओगे? क्रिश अनोखी के चिल्लाने को सुन हकलाते हुए कहता है, प्रोटेक्शन ढूंढ रहा हूं। क्रिश के ऐसे वापस से शर्माने पर अनोखी अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, ऐसे तो बहुत डेयरिंग बनते हो। हाँ, अब इस चीज को बोलने में शर्मा रही है, और कैसे डॉक्टर हो, ये सब चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए ना? अनोखी के ऐसा कहने पर क्रिश आंखें चढ़ाते हुए कहता है, What do you mean? कैसा डॉक्टर हूँ? नॉर्मल डॉक्टर हूँ, और यह सब चीज हर डॉक्टर के पास थोड़ी ना होती है, और यह मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं ऐसे लेकर थोड़ी ना घूमता हूँ कि कोई भी लड़की मिल गई और उसके साथ में ये सब। कहते कहते क्रिश चुप हो जाता है। अनोखी अपनी खूंखार नजरों से लगातार उसे घूर रही थी। अनोखी अपने हाथ से सीने को कवर कर सोफे से खड़ी होती है और पैरों को पटकते हुए क्रिश के पास जाती है और उसका कॉलर पकड़ दीवार से सटा देती है। इस समय अनोखी की बॉडी बहुत ज्यादा हॉट फील कर रही थी। उसे क्रिश को महसूस करना था, वह बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। क्रिश जो कि इस चीज के लिए रेडी नहीं था, अनोखी के ऐसे दबंगई करने पर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अनोखी क्रिश को दीवार से सटा उसके होठों में अपने होंठ रख देती है और एक हाथ से उसके बेल्ट को खोलना लगती है। क्रिश बड़ी बड़ी आंखों से अनोखी को लगातार देख रहा था। क्रिश के कुछ ना रिस्पांस करने पर अनोखी अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर में चुटकी काटती है। अनोखी ऐसे करने पर क्रिश छुहकते हुए उसके किस में रिस्पांस करने लगता है। इस समय अनोखी ने क्रिश की पेंट को लगभग खोल ही दिया था और उसके हाथ क्रिश की हार्डनेस को सहला रहे थे। अपनी हार्डनेस पर अनोखी के हाथों का स्पर्श को पाकर क्रिश एक्साइटेड हो जाता है और वो ज्यादा देर न करते हुए वह अनोखी के एक पैर को पकड़ हल्का सा उसे उठा लेता है। अनोखी जल्दी से अपने दोनों पैरों को क्रिश की कमर में रैप कर देती है। क्रिश पूरे केबिन में घूमते हुए अनोखी को किस कर रहा था। क्रिश अपनी वक्त टेबल पर पहुंच एक हाथ से पूरे सामान को साइड कर अनोखी को वहीं लेटा देता। अनोखी की अपर बॉडी जो कि हाफ नेकेड थी उसमें हाथ फेरते हुए उसके सीने को मसलने लगता है और उसे गहराई से चूमने लगता है। धीरे धीरे क्रिश के हाथ अनोखी के निचले हिस्से की ओर जाते हैं और वह उसके बॉटम वेयर को निकाल उसकी इनर गारमेंट को एक ही झटके में निकाल देता है। अनोखी काफी हॉट फील कर रही थी, जिसका एहसास क्रिश को हो रहा था। वह किसी भी तरह क्रिश को अपने अंदर महसूस करना चाहती थी। क्रिश जल्दी से अपने गारमेंट्स को नीचे की ओर पुश करता है और एक नज़र अनोखी के और देख उसके कान में धीरे से कहता है, क्या तुम सच में चाहती हो कि आज ये सब हो? क्रिश की बात सुन अनोखी उसकी आंखों में देखती है और अपने लाल गालों से हाँ में सर हिला देती है। क्रिश अनोखी की मंजूरी को देखकर अपनी हार्डनेस को उसकी सॉफ्टनेस पर रब करने लगता है, जिससे अनोखी प्लेजर से मौन करने लगती है।
क्रिश वापस से अनोखी के कान में कहता है तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, प्लीज इसे सह लेना, थोड़ी देर के बाद तुम भी इंजॉय करने लगोगी। क्रिश की बात सुन अनोखी हाँ में सर हिला देती है। तो क्रिश धीरे धीरे उसके एंट्रेंस में जाकर अपने आप को पुश करने लगता है। क्रिश को अपने लव होल के अंदर धीरे धीरे महसूस कर अनोखी की आंखें दर्द से बंद हो जाती हैं। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसके हाथ ऑटोमेटिक क्रिश के कंधों पर कस जाते हैं और उसके नाखून क्रिश के कंधे में धंस रहे थे। क्रिश को भी उतना ही दर्द हो रहा था। वह अनोखी के कान में कहता है प्लीज अनोखी खुद को लूज करो, मैं फंस गया हूँ। क्रिश के ऐसा करने पर अनोखी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज इसे जल्दी से फिनिश करो। क्रिश स्मिर्क करते हुए कहता है तुम ही तो मुझे इतनी बुरी तरह चाह रही थी, अब मैं करने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम जल्दी से फिनिश करवाना चाहती हो। भूल जाओ कि अब ये जल्दी फिनिश होने वाला है। क्रिश के ऐसा करने पर अनोखी हल्का सा उसके कंधे पर मारती है। अनोखी का ध्यान भटका हुआ देख क्रिश एक जोर का झटका मारता है जिससे वह अनोखी के अंदर इंटर हो जाता है। क्रिश के ऐसा करने पर अनोखी की चीख निकल जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी आंसू भरी आंखों से क्रिश की तरफ देखती है जो कि अनोखी के माथे को चूमते हुए उसे ही देख रहा था। क्रिश अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि वह अनोखी को संभलने का मौका दे रहा था। अनोखी को बहुत तेज दर्द हो रहा था। यह उसका फर्स्ट टाइम था और क्रिश का भी, दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जब अनोखी के चेहरे पर थोड़ा दर्द कम दिखता है तो अनोखी क्रिश को मूव होने का इशारा करती है। क्रिश अनोखी के पैरों पर अपनी पकड़ मजबूत कर अपनी कमर को हिलाने लगता है और धीरे धीरे थ्रस्ट करने लगता है। अनोखी जो कि टेबल पर लेटी हुई थी, क्रिश के ऐसा करने पर वह टेबल के किनारे को कसकर पकड़ लेती है। क्रिश जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट की थी उससे दर्द वापस से होने लगा था और वह रोते हुए कहती है प्लीज क्रिश इसे जल्दी खत्म करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। क्रिश अनोखी के दर्द को देखते हुए उसके कान में कहता है तुम मुझे किस करो और अपना ध्यान वहां से भटकाओ। क्रिश के कहने पर अनोखी उससे किस करने लगती है। धीरे धीरे दोनों इंटीमेट हो रहे थे। अनोखी कुछ देर बाद प्लेजर से मौन करने लगती है। क्रिश लगातार अनोखी के साथ इस पोजीशन में इंटीमेट हो रहा था। जब अनोखी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है तो वह क्रिश को हटने के लिए कहती है। क्रिश अनोखी की बातों को नजरअंदाज कर उसे कमर से होल्ड कर सोफे पर लेटाता है और खुद को एकदम से आउट कर बिना किसी वार्निंग के वापस एंटर करता है। क्रिश के ऐसा करने पर अनोखी दर्द से रोते हुए कहती है क्या कर रहे हो गया, तुम कितनी देर से कर रहे हो। क्रिश अपनी हौफती हुई सांसों को कंट्रोल कर कहता है सॉरी जान, पर मैं अब नहीं रुकने वाला। तुमने मुझे उकसाया है तो जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगा तुम्हें मुझे झेलना ही पड़ेगा। क्रिश जो कि लगातार अपनी कमर को मूव कर रहा था। अनोखी चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुम मेरे ऊपर से नहीं हटे तो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्रिश अनोखी की धमकियों को इग्नोर कर लगातार उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। क्रिश को कुछ फर्क ना पड़ता देख अनोखी कसकर अपनी आंखें बंद करती है और सिसकियां भरने लगती है। करीब 1 घंटे बाद क्रिश रुकता है और अनोखी के ऊपर ही लेट जाता है। अनोखी को अपनी बॉडी के अंदर गर्माहट फील हो रही थी। अभी तक क्रिश उसके ऊपर से नहीं हटा था। अनोखी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोल क्रिश की तरफ देखती और कहती है क्या तुमने अंदर ही कर दिया। क्रिश जो कि खुद को काफी रिलैक्स महसूस कर रहा था, अनोखी के ऐसा पूछने पर उसकी हवाएं उड़ जाती हैं और वह डरते हुए अनोखी की तरफ देखा है जो कि गुस्से से उसे ही घूर रही थी। क्रिश अपना बचाव करते हुए कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है, वह तुम ही थी जिसे आग लगी हुई थी। क्रिश के ऐसा बोलने पर अनोखी उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है तो तुम में अकल नहीं है क्या कि बाहर करना चाहिए। क्रिश मासूम बनते हुए कहता है यह मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे थोड़ी ना पता चलेगा कि बरसात कब हो जाएगी। हो गई बरसात, मुझे नहीं पता चला। इसके साथ ही वह खुद को अनोखी की बॉडी से बाहर करता है और अनोखी को गोद में उठा बाथरूम की ओर लेकर चले जाता है। अनोखी लगातार क्रिश को घूर कर देख रही थी। क्रिश अनोखी को लेकर शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी अनोखी को करीबी से वापस हार्ड हो रही थी। अनोखी भी उसकी हार्डनेस को अच्छे से महसूस कर पा रही थी। वो क्रिश की तरफ देखते हुए कहती है नहीं सोचा भी मत, मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। तुमने ऑलरेडी बहुत कर लिया है, मैं बहुत थक गई हूं और अब मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। पर क्रिश उसे दीवार से सटाते हुए हल्का सा उसके लिप्स पर किस करता है और कहता है प्लीज बेबी, बस आधे घंटे में खत्म कर लूंगा।
चैप्टर 104 बाथरूम रोमांस डॉक्यूमेंट। क्रिश बाथरूम में जा शावर ऑन कर अनोखी को वैसे ही पकड़े शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। अनोखी जो कि काफी थक गई थी वह क्रिश का सहारा लिए खड़ी थी। क्रिश धीरे धीरे उसकी बॉडी को रब करते हुए साफ कर रहा था। अनोखी को ऐसे भीगे हुए बदन को देख उसकी बॉडी वापस से हार्ड होने लगती है। अनोखी जो कि उससे चिपकी हुई खड़ी थी क्रिश की बॉडी में चेंज को महसूस कर वह क्रिश की तरफ देखते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत, मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। तुमने ऑलरेडी बहुत कर लिया है, मैं बहुत थक गई हूँ और अब मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। पर क्रिश उसे दीवार से सटाते हुए हल्का सा उसके लिप्स पर किस करता है और कहता है, प्लीज बेबी, बस आधे घंटे में खत्म कर लूंगा ना। अनोखी लगातार मना कर रही थी पर क्रिश धीरे धीरे उसकी बॉडी में हाथ चलाने लगता है और उसके एक पैर को अपनी कमर पर रख धीरे से उसकी बॉडी में इंटर हो जाता है। अभी अनोखी अपनी हॉट इंटीमेसी से रिकवर भी नहीं हुई थी कि वापस से क्रिश के ऐसा करने पर उसे दर्द होने लगता है। क्रिश लगातार अनोखी की आंखों में देखते हुए वहीं उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अनोखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए कहती है, प्लीज क्रिश से जल्दी से फिनिश करो, अगर तुमने आधे घंटे से एक भी मिनट ज्यादा लिया तो मैं तुम्हारा मर्डर यही कर दूंगी। अनोखी की ऐसी धमकी को सुन क्रिश तेजी से अपनी कमर को मूव करने लगता है। क्रिश के ऐसा करने पर अनोखी बाथरूम में ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अनोखी की चीख बाथरूम से होते हुए पूरे कमरे में गूंज रही थी। कुछ ही देर बाद माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। अनोखी जो कि बेहोशी की हालत में पहुंच गई थी। क्रिश उसे गोद में उठा उसकी बॉडी पर बाथरोब लपेटकर सोफे पर लेटा देता है। क्रिश के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था और वह लगातार अनोखी के चेहरे को देख रहा था। आज उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अनोखी सच में पूरी तरीके से उसकी हो गई है। कहाँ वह सुबह इस बात से दुखी था कि अनोखी से अब वह सारे रिश्ते तोड़ देगा और उससे अपनी दूरियां बना लेगा, और कहाँ उसने पूरी तरीके से अनोखी को पा लिया। वह अनोखी के ऊपर हल्का सा झुक उसके माथे पर किस कर लेता है और अपना मोबाइल उठा अपने एक गार्ड को मैसेज करता है। अनोखी जो कि थकान के कारण सो चुकी थी उसे कुछ होश ही नहीं था। क्रिश लगातार अनोखी की तरफ देख रहा था कि कुछ ही देर में उसके केबिन का डोर नॉक होता है। वह पीक होल से बाहर देखता है तो उसका गार्ड खड़ा हुआ था। वह हल्का सा अनोखी को देख डोर के सामने आते हुए गार्ड से सामान ले लेता है और दरवाजे को बंद कर वापस से अनोखी की तरफ आता है। क्रिश ने अपने और अनोखी के लिए कपड़े बना मंगवाए थे क्योंकि अनोखी के कपड़े क्रिश ने एक्साइटमेंट के कारण लगभग फाड़ ही दिए थे और अब वह नहीं चाहता था कि अनोखी वो कपड़े वापस पहने। साथ ही साथ उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाए थे क्योंकि भले ही अनोखी ने उसके प्यार को कबूल कर लिया था और उसने अनोखी को पा लिया था, पर वह नहीं चाहता था कि अनोखी उससे दूर हो। इसलिए उसने अभी फिलहाल के लिए शादी के डॉक्यूमेंट मंगवाए थे जिससे दोनों की रजामंदी रहे। वह बस अनोखी के उठने का वेट कर रहा था कि अनोखी उठे और उसकी पूरी बात सुनकर उसमें साइन करे। वह नहीं चाहता था कि वह बिना किसी रिश्ते के एक दूसरे के ऐसे ही करीब रहे और बाद में अनोखी उसके बारे में कुछ भी कहे, क्योंकि भले ही अनोखी ने पहले गुस्से में वह सब कहा था पर वह बातें क्रिश के दिल पर लगी थी और आज उन दोनों की इंटीमेसी के बाद कुछ बातें सच हो गई थी और वह नहीं चाहता था कि कभी उनकी लड़ाई हो और अनोखी को मौका मिले, इसलिए वह दोनों के रिश्ते को नाम देना चाहता था। इधर दूसरी तरफ आधी रात के करीब ऐश अपनी आंखों को मलते हुए बेड पर बैठती और रूम के चारों तरफ देखती है। उसे राहत मिलती है कि वह इस समय रूम में है। वह अपने कपड़ों की तरफ देखती है तो उसने एक लूज सा नाइट गाउन पहना था। उसे अपनी बॉडी पर बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वह चारों तरफ देखती है तो उसे आकर्ष कहीं नहीं दिखता। वह चादर को अपने ऊपर से हटा धीरे धीरे बेड से उठने की कोशिश करती है। वह जैसे ही अपने पैर नीचे रखती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वह जैसे ही गिरने वाली थी कि पीछे से उसे कोई संभाल लेता है। ऐश जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो आकर्ष उसे गुस्से से घूर रहा था। आकर्ष की ऐसी गुस्से से भरी आंखों को देख ऐश हल्का मुस्कुराते हुए इनोसेंट वे कहती है, मुझे बाथरूम जाना था और मैंने आपको देखा पर आप मुझे कहीं नहीं देखे, इसलिए मैं जा रही थी। ऐश की बात सुन आकर्ष कुछ नहीं कहता और उसे गोद में उठा सीधे बाथरूम में ले जाता है और बाथरूम में खड़ा कर ऐश को देखने लगता है। ऐश हल्का शर्माते हुए कहती है, आप बाहर जाएंगे, मुझे बाथरूम यूज करना है। ऐश के ऐसा कहने पर आकर्ष अपनी एक भौं ऊंची करते हुए कहता है, ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने ना देखी हो।
तुम्हें जो भी करना है मेरे सामने करो, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता कि तुम वापस से गिरो, अभी तुम्हारी बॉडी बहुत कमजोर है। आकर्ष के ऐसा कहने पर ऐश के गाल लाल हो जाते हैं और वह धीरे से कहती है, मुझे वॉशरूम यूज करना है, आप प्लीज बाहर चले जाए ना। आकर्ष वही वॉश बेसिन के पास अपने होंठ बांध कर टिक जाता है और लगातार ऐश को घूरते हुए कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जो भी करना है तुम मेरे सामने करोगी। ऐश निराशा में सिर हिला बाथरूम के अंदर जाती है और शावर के पास लगे ट्रांसपेरेंट पर्दे को लगाकर वॉशरूम यूज करने लगती है। ऐश ने भले ही वह पर्दा लगा लिया हो पर उसमें ऐश की हर एक मूवमेंट को आकर्ष देख सकता था। पर इस समय उसे कोई फीलिंग नहीं आ रही थी, वह बस ऐश के लिए फिक्रमंद था। वह नहीं चाहता था कि ऐश को चोट लगे क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी कमजोर थी। कुछ ही देर में ऐश फ्रेश होकर बाहर आती है, उसके गाल अभी भी लाल थे। आकर्ष ऐश को आया देख उसे गोद में उठाने लगता है तो ऐश उसे रोकते हुए कहती है, मुझे बहुत चिपचिपा महसूस हो रहा है, मुझे शावर भी लेना है। ऐश की बात सुन आकर्ष उससे वापस से खड़ा कर धीरे धीरे उसके नाइट सूट के बटन खोलने लगता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है, अब इसमें भी आप मेरी हेल्प करेंगे क्या? आप वहां खड़े रहिए ना, मैं नहा लूंगी। बिल्कुल भी नहीं बीवी, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके साथ ही वह ऐश के सारे कपड़ों को रिमूव कर खुद भी अपनी शर्ट और लोअर को रिमूव करता है और शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। ऐश जिसे उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष ऐसा कुछ भी करेगा, वह शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। आकर्ष लगातार ऐश के चेहरे की तरफ देख रहा था और ऐश की आंखें नीचे गड़ी जा रही थी। आकर्ष धीरे धीरे ऐश की बॉडी में हाथ फेरते हुए उसकी बॉडी को क्लीन करने लगता है। कुछ देर बाद दोनों बाथरोब पहनकर बाहर आते हैं। आकर्ष ने अभी भी ऐश को गोद में उठाया हुआ था, वह उसे वैसे ही चेंजिंग रूम की ओर ले जाता है और एक पतली सी स्ट्रैपी नाइट सूट को निकाल ऐश को पहना देता है। ऐश आकर्ष के सब करने पर बहुत ही संकोच कर रही थी। उसे लगा नहीं था कि आकर्ष उसे इस तरह पैम्पर करेगा। आकर्ष ऐश के कपड़े चेंज करने के बाद वही रखे स्टूल पर बेटा खुद भी अपने कपड़े चेंज करता है और उसे वापस से गोद में उठा रूम में ले आता है और सोफे पर बैठा उससे पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है, खाना खाओगी तुम? ऐश को सच में बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह हाँ में सिर हिला देती है। आकर्ष ऐश की हाँ सुन उसे वहीं बैठने का बोल नीचे खाना लेने चला जाता है। इस समय रात हो चुकी थी और वह नहीं चाहता था कि कोई भी मेड उसके रूम में आए क्योंकि ऐश ने इस समय बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहने थे, या ये कहा जाए कि ऐसे कपड़े पहने थे जिसमें उसकी आधी से ज्यादा बॉडी रिवील हो रही थी। ऐश तो ये कपड़े पहनना नहीं चाहती थी पर आकर्ष की जिद के कारण ही उसने ये कपड़े पहने थे। कुछ ही देर में आकर्ष खाना लेकर ऊपर आता है और अपने रूम को लॉक कर टेबल पर खाना रखता है और ऐश के पास जा उसे गोद में उठा धीरे धीरे उसे खाना खिलाने लगता है। ऐश बिल्कुल एक इनोसेंट बच्चों के जैसे लग रही थी क्योंकि आकर्ष हमेशा उसे एक बच्चे के जैसे ट्रीट करता था। सारा खाना खिलाने के बाद आकर्ष उसके मुंह को पोंछता है और उसके सामने टैबलेट्स कर देता है। ऐश को हमेशा लगता था कि आकर्ष उसे टैबलेट्स क्यों देता है, आज उसने पूछने का सोच ही लिया। ऐश उन टैबलेट्स के हाथ को साइड करते हुए आकर्ष से कहती है, आप मुझे ये गोलियां हमेशा क्यों देते हैं? आकाश बिना किसी भाव के कहता है, तुम्हारी बॉडी में पेन होता है इसलिए मैंने तुम्हें ये गोलियां देता हूं जिससे तुम्हें आराम मिल सके। आकर्ष की बात सुन ऐश कहती है, पर 3 गोलियां क्यों? ऐश को इतना पूछने पर आकर्ष उसे सच बताते हुए कहता है, इसमें एक गोली एंटी प्रेगनेंसी की टैबलेट्स भी है। आकर्ष की बात सुन ऐश की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उससे पूछता है, पर आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हो? आकर्ष उन गोलियों को एक प्लेट्स में रख ऐश की चेहरे को ऊपर कर उसके लिप्स पर किस करता है और कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं यह नहीं चाहता, पर मैं अभी नहीं चाहता। अभी तुम्हारा कॉलेज है, प्लस तुम अभी छोटी हो, अभी तुम्हें केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। भले घर वालों ने हमारी शादी कर दी हो पर मैं ये भूल नहीं सकता कि मैं तुमसे एज में बड़ा हूँ, तुम अभी छोटी हो। अगर मैं तुम्हें ये जिम्मेदारियां दे दी तो तुम अपनी फ्यूचर को नहीं बना पाओगे और बच्चे में ही बिजी हो जाओगी। आकर्ष के सारी बात समझने के बाद ऐश उससे कहती है, पर मेरा एक सवाल है। आकर्ष उसके माथे को चूमते हुए कहता है, बोलो क्या है? आप बच्चे कब चाहते हो और आप जो मुझे टैबलेट दे रहे हो, यदि मुझे इससे साइड इफेक्ट हो गया तो और मैं कभी मां नहीं बनी तो? ऐश की बात सुन आकर्ष उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हम अभी बच्चे नहीं करेंगे जब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा
नहीं हो जाता उसके बाद मैं सोचूंगा। और रही बात इन टैबलेट्स की साइड इफ़ेक्ट की, तो वह नहीं होगा क्योंकि यह मैंने पर्सनली फॉरेन से मंगाए हैं और उनकी बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट है। तुमसे ज़्यादा मुझे तुम्हारी बॉडी की फिक्र है, पर मैं अभी कोई रिस्क नहीं ले सकता। हर वक्त हम लोग प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते हैं, कभी ना कभी तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो और मैं यही चाहूँगा कि तुम मेरी बातों को समझोगे। इसलिए अब नो क्वेश्चन, चुपचाप ये दवाइयाँ लो और आराम करो, वरना मेरा मूड तुम्हें ऐसे देखकर बदल रहा है। आकर्ष के ऐसा कहने पर ऐश के गाल लाल हो जाते हैं और वह जल्दी से उन दवाइयों को खा लेती है। ऐश के दवाई खाने के बाद आकर्ष उसे बेड पर लेटा धीरे धीरे उसके माथे को सहलाने लगता है। ऐश आकर्ष की कमर में अपने हाथों को बंद धीरे धीरे नींद की गहराइयों में चली जाती है और आकर्ष लगातार उसके चेहरे को देख रहा था। चैप्टर 105 सीक्रेट मैरिज। क्रिश का केबिन। करीब 10 बजे की लगभग अनोखी की नींद खुलती है और वह अपने आसपास देखती है तो इस समय वह अभी भी क्रिश के केबिन में थी। वह हड़बड़ाते हुए उठती है तो एकदम से उसे अपनी निचले हिस्से में दर्द होने लगता है और उसे दर्द से उसकी चीख निकल जाती है। वह अपना पेट पकड़कर वहां वैसे ही बैठ जाती है। अनोखी की चीख सुन क्रिश, जो कि अपने लिए कॉफी बना रहा था, वह उस कॉफी को वही टेबल पर रख जल्दी से अनोखी के पास जाता है और वह उसके पेट को पकड़ते हुए हल्का सहलाता और कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? अनोखी जब क्रिश को अपने पास देखती है तो उसके चेहरे पर हल्के सुकून के भाव आ जाते हैं और वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, क्या जरूरत थी तुम्हें इतना करने की, मैं अब क्या करूं? वापस से खुद पर ब्लेम जाता देख क्रिश अनोखी को कुछ कहता, लेकिन वह अनोखी को दर्द में देख उसे कुछ नहीं कहता और धीरे धीरे उसके पेट को सहलाने लगता है। क्रिश के स्पर्श को महसूस कर अनोखी धीरे धीरे शांत हो जाती है। क्रिश उसे सोफे से उठा अपनी गोद में बैठाता है और उसके माथे को चूमते हुए कहता है, क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो? क्रिश की करीबी को महसूस कर अनोखी उसके सीने पर अपना सर रखते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है और कहती है, मुझे अब अच्छा लग रहा है। काफी देर एक दूसरे की करीबी को महसूस कर क्रिश अपना गला साफ करते हुए कहता है, अनोखी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनोखी वैसे ही क्रिश के सीने से लगी हुई कहती, हाँ बोलो। अनोखी के ऐसा कहने पर क्रिश उसके चेहरे को अपने सीने से निकाल अपने सामने करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, प्लीज तुम क्या मेरी एक बात मानोगी? अनोखी हाँ में सर हिलाती है। क्रिश जैसे ही कुछ बोलने वाला था कि इतने में ही अनोखी का मोबाइल बजने लगता है। अपने मोबाइल की आवाज सुन अनोखी क्रिश से ध्यान हटा आसपास अपना मोबाइल देखने लगती है तो वह देखती है कि सोफे के साइड में उसका बैग गिरा हुआ था और उसमें उसका मोबाइल बज रहा था। अनोखी जैसे ही अपना मोबाइल देखती है तो उसमें उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। अनोखी जैसे ही कॉल पिक करती है तो मिसेस लूथरा की चिंता से भरी हुई आवाज आती है, बेटा कहाँ हो तुम, इतनी रात हो चुकी है, अभी तक तुम घर नहीं आए हो। मिसेस लूथरा की बात सुन अनोखी मोबाइल में समय देखती है तो इस समय रात के 10 बजे बज रहे थे। अनोखी समय देख हड़बड़ा जाती है और उसके माथे पर पसीने आने लगते हैं कि वह अपनी माँ को क्या जवाब दे कि वो कहाँ और किस हालत में है। अनोखी को ऐसा डरते देख क्रिश अनोखी के मोबाइल्स को उसके हाथ से ले लेता है और मोबाइल कान में लगा कहता है, हेलो आंटी, मैं क्रिश बोल रहा हूँ। अनोखी के मोबाइल से क्रिश की आवाज सुन मिसेस लूथरा हल्की कंफ्यूजन में कहती है, क्रिश बेटा क्या तुम अनोखी के साथ हो और वह अभी तक घर क्यों नहीं आई है? क्रिश मिसेस लूथरा की चिंता भरी आवाज को सुन कहता है, जी आंटी, अनोखी मेरे साथ और इस समय हम लोग अस्पताल में हैं। पर अनोखी को क्या हो गया, वह अस्पताल में क्या कर रही है? आंटी अनोखी को कुछ नहीं हुआ है, वह शाम को सेशन के लिए आई थी और हम लोग सेशन ही कर रहे थे कि इतने में ही मेरी डॉक्टर फ्रेंड आ गई। आज उनका बर्थडे था और मैं जब उन्हें मिस अनोखी से इंट्रोड्यूस कराया था उन्होंने उन्हें भी इनवाइट कर लिया, तो अभी हम लोग वही हैं। इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो और आराम करें, मैं अनोखी को पार्टी के बाद अनोखी को ड्रॉप कर दूंगा। मिसेस लूथरा क्रिश की बात सुन रिलैक्स हो जाती है और कॉल कट कर देती है। अनोखी जो कि लगातार क्रिश को घूर रही थी, वह अपने मोबाइल को हाथ में ले कहती है, बहुत अच्छे से जानते हो को दूसरों को मैनिपुलेट कैसे करना है। क्रिश अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, गजब करती हो, मैं तुम्हारा ही बचाव में बोल रहा था और तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो। अच्छा, मेरे बचाव में बोल रहे थे, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है ना, तुम मेरे साथ इतना रूडली बिहेव करते और ना ही मैं इतना थकती और ना मैं लेट होती।
क्रिश अनोखी से ज्यादा ना बहस करते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। अनोखी क्रिश के ऐसा करने पर उसकी गोद में वापस से बैठ जाती है और वह अनोखी के चेहरे को पकड़ कहता है, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो क्या हम अभी यह बहस करना बंद करें? क्रिश की बात सुन अनोखी हाँ में सर हिलाती है और सीरियस हो क्रिश की बात सुनने लगती है। तो क्रिश आगे बोलना शुरू करता है। अनोखी, आज जो कुछ भी हुआ और कल जो कुछ भी हुआ था उसके कारण मेरे अंदर एक डर भर गया है। क्या तुम उस डर को समझते हुए इन कागजों पर साइन कर दोगी? क्रिश ये कहते हुए अनोखी के सामने उन कागजों को रख देता है। अनोखी कंफ्यूजन में कभी क्रिश की ओर देख रही थी और उन कागजों की ओर। अनोखी क्रिश से कागज को ले पढ़ने लगती है। अनोखी जैसे जैसे उन कागजों को पढ़ रही थी उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं और वह क्रिश की ओर देखते हुए कहती है, क्या मैं जो समझ रही हूं ये वही कागज है? क्रिश हाँ मैं गर्दन हिला देता है। अनोखी क्रिश की तरफ देखते हुए कहती है, पर इसकी जरूरत क्या है? क्या ये सब चीज जल्दबाजी में करना सही है? मैं मानती हूं कि मैंने कल गलती की, मैंने उसके लिए तुमसे माफी भी मांगी थी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अनोखी के ऐसा कहने पर क्रिश उसके मुंह में उंगली रखते हुए कहता है कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, पर मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते पर कोई उंगली उठाए। आज जो कुछ भी हुआ और हमारे बीच हुआ है, मैं हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूं। अभी हम केवल सीक्रेट मैरिज करेंगे। कुछ टाइम बाद जब तुम अपनी लाइफ में सेटल हो जाओगी तब हम अपने पेरेंट्स से बात कर अपनी मैरिज को ऑफिशियल कर देंगे। तो क्या प्लीज तुम मेरा मन रखने के लिए कर सकती हो? अनोखी क्रिश की तरफ देख रही थी जो कि आशा से उसकी तरफ ही देख रहा था। अनोखी ज्यादा ना सोचते हुए कहती है, प्लीज पेन दे दो मुझे। अनोखी के पेन मांगने पर क्रिश का जो चेहरा मायूसी से भरा हुआ था कि पता नहीं अनोखी साइन करेगी कि नहीं। उसके ऐसा करने पर उसका चेहरा सूरजमुखी के फूल जैसा खिल जाता है। वह जल्दी से अनोखी को सोफे पर बैठा अपनी टेबल के पास जाता और पेन ढूंढने लगता है। उसे पेन नहीं मिल रहा था। वह फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हुए कहता है, ये पेन कहाँ चला गया? अनोखी जो कि लगातार क्रिश को देख रही थी उसके फ्रस्ट्रेशन से भरे चेहरे को देख हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, क्या जरूरत थी जोश जोश में टेबल का सारा सामान नीचे फेंकने की? अब ढूंढो पेन। क्रिश अनोखी के सारे तानों को अच्छे से समझ रहा था। वह जल्दी से फर्श में यहाँ वहाँ देखने लगता है तो एक कोने में उसके सारे पेन गिरे हुए थे। वह जल्दी से उनमें से एक पेन उठा अनोखी को दे देता है। अनोखी क्रिश की बेताबी को देखते हुए उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है। अनोखी के साइन करते ही क्रिश जल्दी से उन डॉक्यूमेंट को ले उन्हें अपनी अलमारी में लॉक कर देता है। अनोखी तो क्रिश की तेजी को देखकर शॉक ही हो गई थी। वह क्रिश को कंफ्यूजन में देखते हुए कहती है, इसका क्या मतलब है? तुम उनको ऐसे क्यों छुपा रहे हो? क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। यदि तुम्हारा इरादा बदल गया तो तुम उन कागजों को फाड़ दोगी। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं उनको सेफ्टी से रख रहा हूं। कल हमारा वकील जाकर इन कागजों को कोर्ट में सबमिट कर देगा। अनोखी क्रिश को अजीब नजरों से देखने लगती है। क्रिश उसकी नजरों को इग्नोर कर अपनी अलमारी को लॉक करता है और अनोखी के पास आ उसके माथे को चूमते हुए कहता है, कंग्रेचुलेशन अनोखी, तुम कुछ ही घंटे में मिसेज अनोखी क्रिश कुमार बन जाओगी। अपने नाम के साथ मिसेज अनोखी क्रिश कुमार सुनकर अनोखी के गाल लाल हो जाते। अनोखी के ऐसे ब्लश कर रहे चेहरे को देख क्रिश जल्दी से उसे गले से लगा लेता है और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगता है। अनोखी तो उसकी खुशी को देख देख कर हंसी जा रही थी। क्रिश वैसे ही उसे गोद में बिठा उसके होठों पर अपने होंठ रख देता और उसे किस करने लगता है। अनोखी भी क्रिश के किस का रिस्पॉन्स करने लगती है। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे को डेस्परेटली किस कर रहे थे। धीरे धीरे क्रिश के हाथ अनोखी की पूरी बॉडी पर चलने लगते हैं, पर अनोखी इस समय इतनी थकी हुई थी कि वह अब दूसरा सेशन नहीं कर पाती। इसलिए वह क्रिश के अरमानों में पानी फेरते हुए उसे लगाते हुए कहती है, तो अब तुम्हारे मन की हो चुकी है, हमने सीक्रेट मैरिज भी कर ली, तो क्या अब तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप करोगे? मॉम को तो तुमने कह दिया कि तुम मुझे 1 घंटे के अंदर छोड़ दोगे। अब क्रिश को अफसोस हो रहा था कि उसने मिसेस लूथरा से ऐसा वादा क्यों किया। वह ये भी तो बोल सकता था कि आज अनोखी यही पार्टी में रहेगी और वह घर नहीं आ पाएगी, पर अब वह क्या ही कर सकता था।
इसलिए वह अपना मन मारते हुए अनोखी के लिप्स पर एक बेबी किस कर उससे सोफे पर बैठा अपने कपड़ों को सही करता है और अनोखी के पास आ उसके बालों को सही कर एक नज़र उसे देखता है। जब उसे लगता है कि अनोखी अब बाहर जाने लायक है तो वह उसे चलने के लिए कहता है, पर अनोखी चलने की हालत में नहीं थी। वह जैसे ही अपने कदम बढ़ाती है उसे अपने निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है। अनोखी को दर्द में देख क्रिश जल्दी से उसे संभालता है और सोफे में बिठा अपनी ड्रॉ से एक पेन किलर टैबलेट्स निकलता है और अनोखी को दे देता है। अनोखी उन टैबलेट्स को खा लेती है। कुछ ही समय बाद उसका दर्द छूमंतर हो जाता है। दोनों ही क्रिश की पर्सनल लिफ्ट से पार्किंग एरिया में आते हैं और कार में बैठ लूथरा विला की ओर निकल जाते हैं, पर कोई था जो कि उन्हें अपनी गुस्से से भरी आंखों से देख रहा था। चैप्टर 106 किस मोना का पागलपन। दामाद क्रिश अनोखी को अपनी गोद में उठा अपने केबिन से बाहर आता है और अपनी पर्सनल लिफ्ट से सीधे पार्किंग एरिया की बटन प्रेस करता है। लिफ्ट में अनोखी जो कि लगातार क्रिश के चेहरे को देख रही थी, उससे क्रिश पर बहुत प्यार आ रहा था। एक टाइम ऐसा था जब अनोखी क्रिश से बेइंतहा चिढ़ती थी और एक टाइम ऐसा आ गया कि वह उसके लिए रोई भी थी और तड़पी भी थी, और आज सही मायने में उसने क्रिश को पा लिया था। अनोखी सोच सोच कर फूली नहीं समा रही थी कि अब वह क्रिश की वाइफ बन गई है। क्रिश जो कि सीधे देख रहा था, एकदम से उसकी नज़र अनोखी के ऊपर जाती है जो कि एकटक उसे ही देख रही थी। वह अनोखी को खुद को ऐसे देखते हुए देख हल्का सा उसकी कमर में अपने हाथों का प्रेशर बना चुटकी काटता है। क्रिश के ऐसा करने पर अनोखी का ध्यान भंग होता है और वह नीचे की तरफ देखती है जहां क्रिश अपने हाथों का दबाव बना रहा था। उसके ऐसा करने पर अनोखी क्रिश की तरफ देखती है जो कि उसे ही एक प्लेफुल स्माइल से देख रहा था। अनोखी अपनी आईब्रो रेज करते हुए कहती है, क्या हुआ, क्या तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा है? पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं लग रही है। एक बार तुम्हें ढील क्या दी, तुम तो फेल गए। उंगली क्या पकड़ाई तुमने, तो सीधे हाथ पर हमला कर दिया। अनोखी की बात पर क्रिश जोर से हंसकर बोलता है, यह उंगली भी मेरी है और उस उंगली मालकिन भी और उसका हाथ भी मेरा है। अब क्या बोलती हो, बोलो। अनोखी मासूम बनते हुए कहती है, मैं बेचारी आंवला नारी क्या ही कह सकती हूँ। तुमने मुझे पहले ही इतना थक दिया है कि ना मैं कुछ करने की हालत में हूँ ना ही कहने की। अनोखी कैसे टोंट को सुन क्रिश उसे एकदम से ऊपर को उठ हवा में उछालता है तो अनोखी जल्दी से उसके गले में अपनी पकड़ कस लेती है। अनोखी के ऐसे डरने से क्रिश उसे होल्ड करते हुए कहता है, अब तुमने अपना मुंह खोला ना तो मैं यही फेंक दूंगा, तुम्हें बहुत बोलने लगी हो। दोनों ऐसे ही खट्टी मीठी नोक झोंक करते हुए लिफ्ट से नीचे पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। क्रिश अपनी कार के पास पहुंच अनोखी को खड़ा करता है और पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल अनोखी को बिठाता है। जब अनोखी अच्छे से सीट पर बैठ जाती है तो क्रिश दूसरी साइड से ड्राइविंग सीट पर बैठता है और एक नज़र अनोखी को देखता है जो कि उसे ही देख रही थी। क्रिश अनोखी के ऊपर झुकते हुए सीट बेल्ट लगाता है और उसके साथ ही उसके लिप्स पर किस कर लेता है। क्रिश के ऐसे किस करने पर अनोखी उसे अपनी तरफ खींचते हुए पैशनेट किस करती है। दोनों अपनी किस में खोए हुए थे, दोनों एक दूसरे के लिप्स को शक कर रहे थे। थोड़ी देर किस करने के बाद क्रिश अनोखी से दूर होता है और अपने लिप्स को अपनी जीभ से लिक करते हुए गाड़ी को ऑन करता है। अनोखी अपने लाल गालों से क्रिश को ही देख रही थी। कुछ ही देर में उन लोग उस पार्किंग एरिया से निकल जाते हैं, पर दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई उन्हें अपनी गुस्से से भरी आंखों से घूर रहा था। वो थी डॉक्टर मोना जो कि कई घंटे से क्रिश का नीचे आने का वेट कर रही थी। कुछ समय पहले जब मोना क्रिश के केबिन से निकली थी तो उसने अनोखी को अंदर जाते हुए देखा था। वह वही दीवार की आड़ में छुपकर अनोखी की हर मूवमेंट को देख रही थी। जब काफी देर तक अनोखी बाहर नहीं आई तो वह क्रिश के केबिन के सामने जा जैसे ही दरवाजा खटखटाना के लिए हाथ बढ़ाती है, अंदर से आ रही उन प्लेजर से भरी आवाजों के सुन उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह उन आवाजों को सुन वहीं खड़ी रहती है और अनोखी और क्रिश के बीच हो रही इंटीमेशन को सुनने लगती है। मोना सारे टाइम वहीं खड़े रह उन आवाजों को सुन रही थी। समय के साथ वो आवाजें धीरे धीरे और भी तेज होने लगती हैं, जिसे सुनकर मोना की हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वह आवाजें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। मोना गुस्से से आग बबूला हुई जा रही थी कि क्रिश उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वह आखिर अपनी ही एक पेशेंट के साथ कैसे इंटीमेट हो सकता है। उसे अनोखी के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर क्रिश को अपना बना लिया और क्रिश उसमें इतना बह गया कि उसके साथ इंटीमेट हो गया।
मोना ये सोच सोच कर पागल हुई जा रही थी कि उसमें ऐसी क्या कमी थी। क्या उसने क्रिश को सेड्यूस करने की कोशिश नहीं की थी। कई बार मोना इतनी छोटी छोटी ड्रेस पहन के आई थी और क्रिश को भरपूर सेड्यूस करने की कोशिश करती थी, पर क्रिश उसकी तरफ देखता तक नहीं था। वो डे से ही जाने के लिए मुड़ती है, उससे वापस से आवाज आने लगती है। पहले की आवाजों से ये और भी सेड्यूसिव थी। उन आवाजों को सुन उसके हाथों की मुट्ठियां इतनी कस जाती हैं कि उसके खुद के नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे। आखिर क्रिश उसके साथ कैसे कर सकता है? क्या वह लड़की इतनी सुंदर है जिसे क्रिश छोड़ ही नहीं पा रहा है, और एक नहीं दो बार वह उसके साथ इंटीमेट हो रहा है? ये सब सोच सोच कर वह पागल हुई जा रही थी। मोना ने कई बार डोर नॉक किया था। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और वो आवाजें बंद नहीं होती तो मोना वहां से गुस्से में निकल जाती है। मोना अपने केबिन में सारा सामान उठाकर पटकने लगती है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। इतने सालों तक उसने क्रिश को फंसाने की कोशिश की, पर क्रिश उसके चंगुल में नहीं आया, और कल की आई वह अनोखी एक बार में वो क्रिश को कैसे ले सकती है? अब उसे किसी भी तरह से अनोखी को क्रिश से दूर करना था। वह एक साइको की तरह नीचे पार्किंग एरिया में दोनों का वेट कर रही थी। उसे क्रिश से बात करनी थी। वह वापस दोनों की लव मेकिंग नहीं सुन सकती थी। करीब 1 घंटे बाद क्रिश अनोखी को गोद में लिए अपनी लिफ्ट से बाहर निकलता है और कार में बैठता है। मोना डे से ही आगे जाने वाली थी। क्रिश के अगले मूव को देख उसके कदम यहीं रुक जाते हैं। मोना अपनी ब्लड रेड आई से दोनों को देख रही थी। वह देखती है कि क्रिश अनोखी के ऊपर झुककर उसे किस कर रहा था, और अनोखी भी प्लेजर से किस एंजॉय करते हुए क्रिश के बालों में हाथ फेर रही थी। उन दोनों की करीबी को देख उसका खून खौल रहा था। कुछ ही देर बाद क्रिश गाड़ी ऑन कर वहां से निकल जाता है और मोना अपने हाथों की मुट्ठियां बना वही दीवार पर मारती है, जिससे उसकी हाथों से खून निकलने लगता है, और वह उस खून को देखते हुए कहती है, इतने सालों तक मैंने तुम्हारा पीछा किया, पर तुम्हारा दिल आया भी किस पर? उसे कल की आई लड़की पर। क्रिश, यदि तुम मेरे नहीं हुई तो मैं तुम्हें उसका भी होने नहीं दूंगी। उस अनोखी को तुम्हारी नजरों में ऐसा गिराऊंगी कि तुम्हें रोने के लिए केवल एक ही कंधा चाहिए रहेगा, और वो बनूंगी मैं। इसके साथ ही मोना जोर जोर से हंसने लगती है। उसके ऐसे बोलने और हंसने में एक पागलपन दिख रहा था कि वह किस हद तक क्रिश के लिए पागल थी। करीब आधे घंटे के सफर के बाद क्रिश और अनोखी लूथरा विला पहुंचते हैं। अनोखी जैसे ही कार से उतरने वाली थी कि क्रिश उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। अनोखी उससे मना करते हुए कहती है, तुम्हारा हॉस्पिटल था वह, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, पर मेरे घर में तुम मुझे गोद में लेकर जाओगे तो घर वाले क्या सोचेंगे? क्रिश उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे वापस से गोद में उठाता है और घर के अंदर चला जाता है। पूरे हॉल में कोई नहीं था और एक ही लाइट जल रही थी। क्रिश उन सबको इग्नोर कर सीधे अनोखी के रूम की तरफ बढ़ता है, पर वह इस बात से अनजान था कि दो जोड़ी आंखें उन दोनों लव बर्ड्स को देख रही थी, और वह थे मिस्टर एंड मिसेज लूथरा, जो कि एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे थे कि कृष्णा अनोखी को ऐसे प्यार से होल्ड करके लेकर जा रहा है। मिसेज लूथरा मिस्टर लूथरा से कहती हैं, मैंने कहा था ना कि क्रिश हमारी अनोखी को पसंद करता है, और मुझे क्रिश जैसा ही दामाद चाहिए था, और मुझे मेरी अनोखी पर पूरा विश्वास था कि वह अपनी मॉम के सपनों को जरूर पूरा करेगी। मिस्टर लूथरा मिसेज लूथरा की बात सुनकर कहते हैं, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो कि अनोखी भी उससे पसंद करती है, और अभी हमें डॉक्टर कुमार के बारे में कुछ पता भी नहीं है, और तुम अभी से उनकी शादी के सपने सजाने लगी। मिस्टर लूथरा की बात सुनकर मिसेज लूथरा मुंह बनाते हुए कहती है, आप जैसा बोरिंग इंसान यही सब देख सकता है, आप यह नहीं देख रहे हैं कि अनोखी कितने प्यार से क्रिश की तरफ देख रही है, और क्रिश भी अनोखी की कितनी केयर कर रहा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही हमसे छुपा रहे हैं, और मैंने पहले ही मिस्टर क्रिश के बारे में पता कर लिया है, जो हमारी यश के हस्बैंड है ना उनके बेस्ट फ्रेंड है वह। मैंने आदित्य अंकल से बात की थी और उन्होंने आर्यदीप अंकल से बात करके क्रिश के बारे में सारी जानकारी पता की है। काफी अच्छे खानदान का लड़का है, उसे डॉक्टरी लाइन में इंटरेस्ट था इसलिए डॉक्टर है। बाकी इनका खुद का बिजनेस है जो कि उनके फादर संभाल रहे हैं, और जिस हॉस्पिटल में क्रिश डॉक्टर है वह क्रिश के नाम पर है। ये कहा जाए कि कृषि वहां का मालिक है, वह तो अपने शौक के लिए डॉक्टर बनकर बैठा है। मिसेज लूथरा की बात सुनकर मिस्टर लूथरा आश्चर्य से उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम तो बहुत पहुंची हुई चीज निकली, सब कुछ पहले से ही पता कर लिया है तुमने तो।
मिसेस लूथरा हल्का सा इतराते हुए कहती है, बिल्कुल, आखिर मेरी इकलौती बेटी का सवाल है और क्रिश तो मुझे पहले दिन से ही पसंद था। बस मैंने आपकी तसल्ली के लिए ही उसके बारे में इतना सब कुछ पता किया है। बाकी मुझे 100% श्योर था कि मेरा जो दामाद बनेगा वह क्रिश ही होगा। दोनों ही ऐसे एक दूसरे से बातें करते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ ऊपर क्रिश अनोखी को वैसे ही होल्ड किए हुए उसके कमरे में लाता है और बेड पर लेटा देता है। अनोखी लगातार क्रिश की आंखों में देख रही थी। कृष्णा अनोखी को देखते हुए उसके माथे को चूमता है और कहता है, ठीक है, अब तुम आराम करो, जागना मत, सीधे सो जाना। इसके साथ ही वह उसके लिप्स पर किस कर उससे आराम का भी रूम से बाहर निकल जाता है। अनोखी उसे जाता हुआ देख रही थी पर वह इतनी थक गई थी कि वह बिना कपड़े चेंज किए ही वही सो जाती है। क्रिश नीचे आकर अपनी कार चालू करता है और दूसरा बिल्ला से निकल जाता है। चैप्टर 107 ऐश का गुस्सा, आस्था की चाल। रॉय विला। आकर्ष और ऐश का रूम। सुबह का समय। ऐश अपनी आंखें मलते हुए नींद से उठकर बेड पर बैठती है और अपने साइड में देखती है जहां पर आकर्ष की जगह खाली थी। वह आकर्ष को इतनी जल्दी उठा देख आश्चर्य से कहती है, प्रोफेसर कितनी जल्दी उठ जाते हैं। फिर वह जम्हाई लेते हुए जैसे ही समय देखती है, समय देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सुबह के 9 बजे बज रहे थे और उसकी ससुराल में दूसरी सुबह थी। ऐश की माथे पर पसीने आ जाते हैं क्योंकि दादी माँ ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वह अपने ससुराल में जाकर समय से उठ जाया करे। ऐश जल्दी से बेड से उठती है और बाथरूम की ओर भागती है। कुछ ही देर में ऐश शावर लेकर बाथरोब पहन रूम में आती है और जल्दी से चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करती है। इस समय ऐश ने एक कुर्ता सेट पहना हुआ था जो कि नेवी ब्लू और पीले के कॉम्बिनेशन में था। ऐश जल्दी से अपने बालों को सूखा कोम करती है और अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसे बालों के जरिए छुपाकर एक येलो कलर की बिंदी लगा जल्दी से नीचे की ओर भागती है। अभी तक आकर्ष रूम में नहीं आया था। ऐश जैसे ही नीचे पहुंचती है तो घर के बड़े डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे और आकृति जी खाना परोस रही थी। ऐश को ऐसे हड़बड़ी में उतरते देखा अनीशा जी कहती है, बेटा आराम से उतरो, अभी गिर जाओगी। अनीशा जी की बात सुनकर ऐश धीरे धीरे उतरकर उनके पास आती है और कहती है, सॉरी चाचा जी, वो मैं लेट हो गई, कल से मैं जल्दी उठ जाया करूंगी। ऐश की बात सुन अनीशा जी मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो और नाश्ता कर लो। अनीशा जी की बात सुनकर ऐश संकोच में उनके तरफ देखती है और कहती है, मैं आप लोगों की हेल्प करवा देती हूँ सबको नाश्ता सर्व करने में, या आप लोग कहे तो मैं कुछ मीठा बना दूँ, आप मुझे बताती जाइएगा। ऐश के बनाने की बात सुनकर सारे घर वाले एकदम से कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐश जो कि यह सब खुशी खुशी कह रही थी, सबके ऐसे एक साथ मना करने पर आश्चर्य से उनकी तरफ देखती है। तभी सबको महसूस होता है कि उन लोगों ने एकदम से क्या कह दिया। तो दादी माँ बात संभालते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है बेटा, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी तुम्हारी दोनों सांसें हैं हम सब का ध्यान रखने के लिए। जब तुम इन सब जिम्मेदारियां के लिए रेडी हो जाओगी तब ये सब कर लेना, अभी केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और वैसे भी तुम्हें कॉलेज जाना है, आओ हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो, उसके बाद कॉलेज चली जाना। दादी माँ के ऐसे प्यार से कहने पर ऐश वहीं बैठ जाती है और कहती है, पर दादी माँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मॉम परेशान हो रही है, मैं उनकी हेल्प करवा देता हूँ ना। तो आकृति जी ऐश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से नाश्ता करो। आकर्ष पहले ही कॉलेज जा चुका है, तुम आराम कर रही थी इसलिए उसने तुम्हें उठाया नहीं। आकृति जी की बात सुन ऐश जो कि पोहा खा रही थी उसके हाथ रुक जाते हैं और वह आकृति जी की तरफ देखते हुए कहती है, वह अकेले चले गए, उन्होंने मुझे उठाया नहीं, प्रोफेसर को एक बार मुझे उठा तो देना चाहिए था। दादी माँ ऐश की बात सुनते हुए कहती है, ये सब तुम अपने पति से ही पूछना कि उसने तुम्हें क्यों नहीं उठाया। अब भाई वह कुछ ज्यादा ही तुम्हें लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहता है, उसने कल रात भी हमें मना कर दिया था कि हम तुम्हें डिस्टर्ब ना करें और सुबह भी जाते जाते 10 बार हिदायत देकर गया है कि जब तक तुम खुद उठकर नीचे ना आओ तब तक कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। दादी माँ की बात सुन ऐश के गाल लाल हो जाते हैं, उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर ये सब सभी घर वालों के सामने बोल सकते हैं, इसलिए वह सर नीचे कर चुपचाप अपना पोहा खाने लगती है। ऐश को ऐसा शर्माते देख दादी माँ तिरछी मुस्कान लिए अपनी दोनों बहू की ओर देखती है। कुछ ही देर में सभी का नाश्ता होता है और ऐश अपना बैग लेने ऊपर चली जाती है। जब ऐश नीचे आती है तो दादाजी कहते हैं,
बेटा बाहर ड्राइवर तुम्हारा वेट कर रहा है, उसके साथ कॉलेज चली जाना, कल से मैं आकर्ष को बोल दूंगा वह तुम्हें साथ में लेकर जाया करेगा। दादाजी की बात सुन ऐश हाँ में सर हिलाती है और विला के बाहर निकल जाती है। बाकी सभी अपनी अपनी दैनिक क्रियों में बिजी हो जाते हैं। ऐश बाहर आकर देखती है कि बाहर एक ड्राइवर खड़ा है और उसी का वेट कर रहा है। ऐश चुपचाप कार में बैठ जाती है। ड्राइवर कॉलेज की ओर कार को मोड़ देता है। यहाँ कॉलेज में एक अलग ही सीन चल रहा था। आकर्ष सुबह जल्दी आ गया था क्योंकि कल ऐश के साथ समय बिताने के चक्कर में उसने कुछ काम अधूरे छोड़ दिए थे जिन्हें पूरा करना था। आस्था जो कि आकर्ष का ही इंतजार कर रही थी पार्किंग एरिया में। जब बहुत देर तक आकर्ष की गाड़ी नहीं आती तो वह फ्रस्ट्रेशन में वहां से आकर्ष के रूम चली जाती है कि वह वहां बैठकर उसका वेट करेगी। जैसे ही आस्था रूम में आती है तो आकर्ष को ऑलरेडी अपनी हेड चेयर पर बैठा देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह मन में सोचती है प्रोफेसर तो ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं फालतू ही उनका पार्किंग एरिया में वेट कर रही थी। वो आकर्ष के केबिन के पास आकर डोर को नॉक करती है। अपने डोर नॉक की आवाज सुनकर आकर्ष सर उठाकर उस तरफ देखता है तो आस्था अपनी बत्ती सी चमकाते हुए सामने खड़ी थी। आस्था को देख आकर्ष की आंखें कोल्ड हो जाती है और वो आस्था को बिना किसी भाव से अंदर आने का कहता है। आस्था जो कि आकर्ष को देखने के लिए बेताब थी। आस्था जल्दी से अंदर आकर्ष के सामने खड़ी हो जाती है। आकर्ष सपाट लहजे में आस्था की ओर देखते हुए कहता है जी मिस गुप्ता कहिए क्या काम था आपको मुझसे। आस्था जो कि आकर्ष को ताड़ने के उद्देश्य से आई हुई थी, आकर्ष के ऐसे डायरेक्टली पूछने पर वह सकपका जाती है और हकलाते हुए कहती है वह प्रोफेसर मैं आपका काफी देर से इंतजार कर रही थी पर आप मुझे देख नहीं इसलिए मैं आपके केबिन में देखने आ गई। आस्था के ऐसे कहने पर आकर्ष की भौहें तन जाती हैं और वह उसे घूरते हुए कहता है आखिर आप यहाँ बच्चों को पढ़ाने आए हैं कि मेरा इंतजार करने आए हैं। आकर्ष के ऐसा कहने पर आस्था चौंक जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष डायरेक्टली उसे ऐसा कह देगा। माफ कीजिएगा प्रोफेसर वह मुझे आइडिया नहीं है, मैं बस आपसे गाइडेंस लेने आई थी। मैंने पहले भी क्लासेस अटेंड की, बस मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को मुझे किसी और तरीके से पढ़ाना चाहिए और आपको ऑलरेडी पहले से काफ़ी एक्सपीरियंस है इसलिए मैं उनसे रिलेटेड आपसे बातें करने आई थी और मैं इसीलिए आपका वेट कर रही थी। आकर्ष लगातार उसे घूरते हुए कहता है जब आपको इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है तो आप प्रोफेसर बनकर ही क्यों आए, आपको पहले से ही ट्रेनिंग लेकर आना चाहिए था और मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोल रखा है और भी प्रोफेसर्स हैं जो कि आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी काम है इसलिए आप यहाँ अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। आकर्ष के ऐसे सीधे मना करने पर आस्था का मुंह छोटा सा रह जाता और वो सर नीचे कर चुपचाप आकर्ष के रूम से चली जाती है। आकर्ष लगातार उसे घूर रहा था। आस्था के जाने के बाद वह वापस से अपने काम में बिजी हो जाता है। ऐश जो कि कॉलेज आ गई थी वह खुशी खुशी आकर्ष के रूम जा रही थी क्योंकि सुबह से उसने आकर्ष को नहीं देखा था, पर जैसे ही वह आस्था को उसके केबिन से निकलते देखती है उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे लगा नहीं था कि सुबह सुबह आस्था आकर्ष के रूम से निकलेगी। आखिर यह सुबह सुबह उसके रूम में कर क्या रही है। कहा वह आकर्ष को सरप्राइज देना चाहती है। वह गुस्से से वापस मुड़कर अपनी क्लास की ओर चली जाती है। उसे आकर्ष पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज उसके साथ अनोखी भी नहीं थी जिससे वह अपना गुस्सा निकाल सके। वह सीधे जाकर बेंच पर बैठ जाती है। वह अनोखी को मैसेज करती है क्या वह कॉलेज आ रही है। अनोखी जो कि कल रात के कांड की बाद काफी थकी थी, वो हाथी घोड़े बेचकर सो रही थी। यश के मैसेज करने पर भी उसे पता नहीं चलता और वह मस्त सोती रहती है। एक दो बार मिसेस लूथरा उसको उठाने कमरे में आई थी पर अनोखी को ऐसे सोता देख और उसके चेहरे पर थकान देख वह उसे डिस्टर्ब नहीं करती और उसे सोने देती है। अनोखी के रिप्लाई का कोई जवाब ना आने के बाद वह चुपचाप क्लास में बैठी रहती हैं। तो पहली क्लास मिसेस दत्त की थी। यश जिसका मूड पहले ही ऑफ था, मिसेस दत्त को देख उसका रहा सहा मूड भी खराब हो गया था। मिसेस दत्त को तो बस मौका चाहिए रहता था कि वह ऐश को कैसे परेशान करें। आज भी वह उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ऐश को टोंट कस कर कैसे परेशान किया जाए। आधी से ज्यादा क्लास मिसेस दत्त के इस बिहेवियर को पहचानने लगी थी कि वह ऐश से कुछ ज्यादा ही चिढ़ती है क्योंकि ऐश उनकी बातों का जवाब दो टूक दे दिया करती थी और खास तौर पर उनके फेवरेट प्रोफेसर के साथ फ्लर्ट भी करती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हाल था। मिसेस दत्त का अपने कामों से पीछे नहीं हट रही थी और ऐश भी उनकी बात का बराबरी से जवाब दे रही थी।
जैसे ही क्लास ओवर होती है अब ऐश को आकर्ष का इंतजार था। वह उसे बताना चाहती थी कि वह उससे बहुत गुस्सा है। ऐश बेसब्री से आकर्ष का वेट कर रही थी पर उसकी बेसब्री का फल उसे नहीं मिलता और कमरे में आस्था आती है। आस्था को देख ऐश की भौहें चढ़ जाती हैं क्योंकि यह आकर्ष का पीरियड था और आकर्ष नहीं आया। आस्था आकर सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। सारी क्लास जो कि पहले से ही आस्था को जानती थी कि वह प्रोफेसर है, आज पहली बार ऐश ने आस्था को क्लास में देखा था तो उसे जानकारी नहीं थी कि आस्था प्रोफेसर के तौर पर कॉलेज में आए हैं। ऐश लगातार उसे घूर घूर कर देख रही थी। ऐश के ऐसे देखने पर आस्था तिरछी मुस्कान लिए सारी क्लास को पढ़ाना स्टार्ट करती है। ऐश का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और वह अपना मन बहलाने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगती है। आस्था जो कि बस मौका ही देख रही थी कि वह ऐश को कैसे बेइज्जत करे, वह जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मिस ऐश्वर्या लगता है आपका क्लास में मन नहीं है, काफी देर से देख रही हूं मैं, आपका ध्यान क्लास में नहीं है, चलिए उठिए और मैंने जो अभी पढ़ाया है उसको एक्सप्लेन करिए। ऐश जिसका ध्यान सच में क्लास में नहीं था, वह बस टाइम पास करने के लिए बैठी हुई थी। आस्था के ऐसे चिल्लाने पर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और उसे आस्था के ऊपर गुस्सा आने लगता है। वह प्यार से भी यह सब चीज बोल सकती थी पर उसने ऐश को बेइज्जत करने का ही प्लान बनाया था, जिससे ऐश अनजान थी। वह ऐश के खड़े होने के बाद क्वेश्चन पूछती है जिसका जवाब है ऐश को नहीं आता और वह ऐश को और भी बेइज्जत करते हुए क्लास के बाहर भेज देती है। आखिर उसका प्लान सक्सेसफुल जो हो गया था। उसे किसी भी तरह से आकर्ष की नजरों से ऐश को गिराना था कि यह लड़की बिल्कुल भी आकर्ष के काबिल नहीं है। ऐश क्लास के बाहर खड़ी थी कि कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। ऐश जैसे ही मूर्ति सामने खड़े शख्स को देख चौंक जाती है। चैप्टर 108 फोटो कॉफी जलन थप्पड़। आस्था के क्लास से बाहर निकाले जाने पर ऐश बाहर आकर यह सोच ही रही थी कि अब वह कहाँ जाए कि इतने में ही कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। किसी के ऐसे हाथ रखने पर ऐश चौंकते हुए पीछे मुड़ती है तो उसके सामने मानस खड़ा था जो कि स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। मानस ऐश से मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आज भी तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया गया है जो बाहर आकर खड़ी हो? मानस के ऐसे पूछने पर ऐश भी हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, आखिर इसमें नया क्या है, मेरे ऐसे काम ही रहते हैं कि टीचर्स मुझे ज्यादा देर तक झेल नहीं पाते हैं, इसलिए अक्सर वह मुझे क्लास के बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। उस दिन मानस के माफी मांगने पर ऐश ने बहुत सोचा कि वह आखिर क्यों मानस को इग्नोर करे, इसलिए उसने मानस को माफ करने का सोच लिया था और वह उसके साथ नॉर्मल फ्रेंडशिप रखना चाहती थी। ऐश का ऐसा सोचना था कि कॉलेज लाइफ ज्यादा दिनों की नहीं रहती है तो ऐसे में हमें ज्यादा अपने दोस्त बनाने चाहिए ना कि दुश्मन, और जो दोस्त पहले से हैं उनके साथ अच्छी दोस्ती निभानी चाहिए। मानस दिल का बुरा नहीं था लेकिन उसने ऐश की दोस्ती को गलत समझ लिया था और वह भटक गया था। पर उस दिन मानस के एक्सप्लेनेशन को और उसकी माफी को सुनकर उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वह मानस से नॉर्मल फ्रेंडशिप ही रखेगी। दोनों हंस हंस कर बाहर ही बातें कर रहे थे। आस्था जिसे पढ़ाते हुए किसी की हंसी की आवाज आती है तो वह क्लास से बाहर आकर देखती है तो मानस और ऐश्वर्या क्लास के थोड़ी दूर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उनको इतना फ्रेंडली देख आस्था के मन में एक आइडिया आता है और वह जल्दी से अपना मोबाइल निकाल दोनों की कुछ फोटो क्लिक कर लेती है जिसमें ऐश ने मानस के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और वो काफी उसके नजदीक खड़ी थी। वह उसकी कंपनी को एंजॉय कर रही थी। कुछ फोटो क्लिक करने के बाद वो मन में कहती है, इन फोटोज को मैं आकर्ष को भेजूंगी, मैं भी तो देखूं जिस लड़की के पीछे आकर्ष पागल हुआ पड़ा है वह हर किसी को लाइन ऑफर करती है। जब आकर्ष इन फोटोज को देखेगा तो उसे भी यश की सच्चाई दिख जाएगी। वो मुस्कुराते हुए इसके साथ ही वापस क्लास को पढ़ाने लगती है। कुछ देर मानस से बात करने के बाद ऐश उससे पूछती है कि तुम्हारी क्लासेस नहीं है क्या जो तुम ऐसे भटक रहे हो? तो मानस उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है कि आज उसका कॉलेज में मन नहीं लग रहा है। कुछ ऐसा ही हाल ऐश का भी था। आज अनोखी के ना आने के कारण उसका भी आज कॉलेज में मन नहीं लग रहा है। ऐश को अकेला देख मानस मौके पर चौका मारते हुए कहता है, यदि तुम अकेली हो तो हम चलकर कैंटीन में कॉफी पी सकते हैं। मानस के ऐसे पूछने पर ऐश को आकर्ष की वो धमकी याद आ जाती है जब उसने मानस से दूर रहने के लिए कहा था। वो डे से ही मना करने वाली थी पर उसे ये भी याद आता है कि कैसे आस्था 2 दिन से लगातार आकर्ष के केबिन में जा रही है और आज आकर्ष ने अपना पीरियड भी आस्था को दे दिया। ये सब याद करके ऐश को गुस्सा आ जाता है और वो मानस के ऑफर को मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट कर लेती है।
दोनों हंसते मुस्कुराते हुए कैंटीन पहुंचते हैं। वहां सोनिया, जो कि अपनी कुछ गर्ल्स गैंग के साथ बैठी बातें कर रही थी, मानस और ऐश को वापस साथ देख उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। उसे तो लगा था कि ऐश मानस से दूर रहेगी, पर यह मानस का पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। मानस सोनिया को इग्नोर कर एक टेबल पर पहुंच चेयर खींचता है और ऐश को बैठने का इशारा करता है। ऐश मानस के इस जेस्चर को देख हल्का मुस्कुराते हुए उसमें बैठ जाती है और मानस दोनों के लिए काफी ऑर्डर करता है। कुछ ही देर में दोनों की काफी आ जाती है और दोनों यहाँ वहाँ की बात करते हुए अपनी काफी एंजॉय करने लगते हैं। मानस ऐश से अनोखी के बारे में पूछता है तो वह उसे बताती है कि आज अनोखी की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए वह नहीं आए। हालांकि उसे इस बारे में पता नहीं था, पर उसने मानस की बात को टालने के लिए कह दिया। कुछ ही देर में दोनों की काफी खत्म होती है तो ऐश मानस को बाय करते हुए कहती है, ठीक है मानस, तुम अपनी क्लास जाओ, मुझे अब घर निकलना है क्योंकि अनोखी नहीं है तो मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मानस ऐश को रोकना चाहता था, पर शायद अब ऐश के ऊपर अधिकार जताने का हक वो खो चुका था, इसलिए वह हल्का मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में दिला देता है। ऐश उसकी हाँ सुनकर जल्दी से अपना बैग पिक करती है और वहां से निकल जाती है, पर वह इस बात से अनजान थी कि कोई अपनी डार्क नजरों से उन दोनों को देख रहा था। आकर्ष, जो कि वहां से गुजर रहा था, जब उसने वापस से ऐश और मानस को इतनी हंस हंस कर काफी एंजॉय करते हुए देखा तो उसे ऐश के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसने अभी कुछ दिन पहले ही ऐश को समझाया था कि वह मानस से अपनी दूरियां बनाए, पर ये लड़की समझने का नाम नहीं लेती थी। मानस, जो कि लगातार ऐश को जाते हुए देख रहा था, उसकी नज़र ऐश की कॉफी पिए हुए कप पर जाती है। उसमें अभी भी हल्की कॉफी बची हुई थी और उसमें ऐश की लिपस्टिक के निशान थे। मानस उस मग को उठा जिस तरफ से ऐश ने पिया था, वहां से उसकी शिप लेने लगता है। आकर्ष, जिसकी नजरें अभी भी मानस के ऊपर थी, ऐश के कप से कॉफी पीते हुए मानस को देख उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। कुछ ऐसा ही हाल सोनिया का भी था, जो कि लगातार ऐश और मानस को देख रही थी। आकर्ष गुस्से में वहां से सीधे अपने केबिन में जाता है और ऐश को मैसेज करता है, जिसमें आकर्ष उसे अपने केबिन में बुला रहा था। ऐश, जो कि ऑलरेडी आकर्ष से गुस्सा थी, वह उसके मैसेज को इग्नोर कर बाहर आकर एक कैब बुक करती है और उसमें बैठ रॉय विला की ओर निकल जाती है। आकर्ष को यही लग रहा था कि वह अभी भी कॉलेज में है। वह उसे मैसेज पर मैसेज कर रहा था, पर ऐश उन मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी, इसीलिए थक हार कर वह उसे कॉल करता है, पर ऐश उसका कॉल भी रिसीव नहीं करती कि इतने में ही प्रिंसिपल सर उससे कुछ बातें करने लगते हैं और आकर्ष अपनी आंखों को बंद कर एक गहरी सांस लेता है। उसने मन में सोच लिया था कि इस विषय में वह बात ऐश से घर जाते टाइम करेगा। आखिर घर तक का सफर उन दोनों को साथ में तय करना था और इस बीच वो ऐश से कड़े शब्दों में कहेगा कि वह अब उस मानस से दूर रहेगी और अगर उसने अब आकर्ष की बात काटने की हिम्मत की तो उसका अंजाम वह खुद देखेगी। इधर दूसरी तरफ मानस के ऐश के कप से कॉफी पीने पर सोनिया गुस्से से मानस की तरफ आती है और मानस के हाथों से कप लेकर उसे कप को उठा वहीं जमीन पर फेंक देती है। मानस, जिसने सोच लिया था कि वह इस कप को घर लेकर जाएगा क्योंकि इसमें ऐश के एहसास थे, सोनिया के ऐसे करने पर वह गुस्से में उसकी तरफ मुड़ता है। सोनिया, जो कि और भी गुस्से में मानस को देख रही थी, वह जैसे ही कुछ बोलने वाली थी तो मानस एक खींच के थप्पड़ सोनिया को मार देता है। सोनिया के हाथ ऑटोमेटिक अपने गाल पर चले जाते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि मानस ऐसा कुछ करेगा, वह भी एक कप के लिए। सोनिया अपनी आंखों में आए आंसू से मानस की ओर देखती है, जो कि गुस्से में उससे घूर रहा था। मानस उसे उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की, जब मैं तुमसे बोल दिया है कि तुम मुझसे दूर रहोगी, फिर भी तुम एक मौका नहीं छोड़ती हो मुझे गुस्सा दिलाने का। तुम कब बंद करोगी सोनिया मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना। पूरी कैंटीन के सामने और उसकी फ्रेंड्स के सामने मानस के ऐसे थप्पड़ मारने पर सोनिया को बेइज्जती सा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मानस ऐसा कुछ भी कर सकता है। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी और उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे, जिससे हल्का हल्का खून भी आ रहा था। बहुत कुछ सुनाने के बाद मानस वहां से चला जाता है और सोनिया अपना मन महसूस कर रह जाती है। उसे ऐश के ऊपर और गुस्सा आ रहा था। वह पहले ही ऐश के ऊपर गुस्सा थी, पर अब उसका गुस्सा ऐश के ऊपर बढ़कर नफरत का रूप ले रहा था। कुल मिलाकर उसका पागलपन मानस के लिए बढ़ता जा रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ ऐश कैब बुक कर आए विला पहुंच जाती है। ऐश सीधे अंदर आती है। ऐश को अकेला आए देख दादी माँ कहती है, अरे बेटा तुम अकेली आ गई, अभी तो कॉलेज की छुट्टी होने में तो बहुत टाइम है।
दादी माँ के ऐसे कहने पर ऐश सकप का जाती है। उसने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि घर में सभी उससे सवाल पूछेंगे कि वह बिना आकर्ष के कैसे आ गई। तो ऐश हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, वह दादी माँ क्या है ना कि आज अनोखी भी कॉलेज नहीं आई थी और कॉलेज में ज्यादा लेक्चरर्स नहीं थे और वह भी अपने काम में बिजी थे और मुझे बोर लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर ही आ जाती हूँ। ऐश की बात सुन दादी माँ कुछ कहती कि उससे पहले आकृति जी आगे आते हुए कहती है, बिल्कुल सही किया बेटा, हम लोग बाहर पार्क में ही जा रहे थे और तुम आ गई हो, चलो साथ में चलते हैं, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। आकृति जी की बात सुन ऐश हाँ में सिर हिलाती और कहती है, आप लोग 15 मिनट रुकिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, उसके बाद हम सभी चलते हैं। ऐश जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम में पहुंचती है, फ्रेश होने लगती है। नीचे आकृति जी, अनीशा जी और दादी माँ तीनों रेडी बैठी हुई थी और वह ऐश का वेट कर रही थी। जैसा कि यश ने कहा था, ठीक 15 मिनट बाद वह घर के कंफर्टेबल कपड़ों में बाहर आती है। इस समय ऐश ने कोट सेट पहना हुआ था जो कि काफी लूज था। उसमें ऐश बहुत प्यारी लग रही थी और उसकी एज बहुत कम लग रही थी। वह ऐसी लग रही थी जैसे कि एक टीनेज गर्ल हो। तीनों जब ऐश को ऐसे देखती हैं तो अनीशा जी हल्का मुस्कुराते हुए कहती हैं, ऐश को देखकर लगता ही नहीं है कि उनकी शादी हो गई है, यह अभी भी एक बच्ची लगती है। इतने में ही उन सबके करीब पहुंच जाती है। तीनों को खुद को घूरता देख ऐश हल्का एम्बारासमेंट से कहती है, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूं क्या? ऐश के ऐसे बोलने पर अनीशा जी आगे आते हुए कहती है, नहीं नहीं बेटा, बहुत अच्छी लग रही हो, चलो हम सब चलते हैं। सभी राय विला से निकल कार में बैठ पार्क की ओर निकल जाते हैं। चैप्टर 109 पार्क और मस्ती, आकर्ष की बेचैनी। चारों लेडीज मंडली तैयार होकर घर से निकलकर पार्क की ओर निकल जाती है। पार्क राय विला से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर था। इस समय हल्की हल्की बदली छाई हुई थी, कुल मिलाकर मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा था। अब ऐश को भी बाहर आकर कुछ अच्छा फील हो रहा था। सुबह से उसकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी। एक तो उसका सुबह से अपने हब्बी को ना देखना और उसे देखने जाना, तो वहां पर आस्था का होना और मिसेस दत्त के ताने, फिर मानस, इन सब के चक्कर में वह पक चुकी थी। पर यहां आकर अब उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और मन को शांति मिल रही थी। दादी माँ वहीं पार्क में लगे बेंच पर बैठ आसपास की हरियाली का मजा ले रही थी। अनीशा जी और आकृति जी पार्क में टहलने लगते हैं और हमारी ऐश वहां खेल रहे बच्चों के साथ बच्ची बनाकर एंजॉय करने लगती है। दादी माँ प्यार भरी नजरों से ऐश को देख रही थी जो कि वहां खेल रहे बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रही थी। यहाँ दूसरी तरफ कॉलेज में अलग ही माहौल था। प्रिंसिपल सर काफी देर से आकर्ष से कॉलेज से रिलेटेड बातें कर रहे थे और आकर्ष उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। जब काफी देर तक प्रिंसिपल सर अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हैं तो आकर्ष उन्हें देखते हुए कहता है, सर यदि आपकी बातें हो गई हो तो क्या आप मेरे केबिन से जाएंगे? बहुत टाइम हो चुका है और मुझे बाकी के भी काम करने हैं। प्रिंसिपल सर आकर्ष की बात सुन टाइम देखते हैं तो वाकई में शाम होने को आ गई थी। वह हाँ में सिर हिला आकर्ष के रूम से चले जाते हैं। आकर्ष जो कि बस उनके ही जाने का वेट कर रहा था, वह तुरंत अपना मोबाइल निकाल ऐश को मैसेज करता है कि वह पार्किंग एरिया में उसका वेट करे। आकर्ष देखता है कि ऐश ने उसके मैसेज को रीड ही नहीं किया है। वह करीब 10 मिनट तक वेट करता है। जब ऐश मैसेज रीड नहीं करती तो आकर्ष उसे कॉल करता है। 2 से 3 बार कॉल लगाने के बाद भी ऐश उसका कॉल रिसीव नहीं करती। तो अब उसे ऐश के ऊपर गुस्सा आने लगता है कि यह लड़की अब उसके कॉल्स भी इग्नोर कर रही है। इसके पहले भी उसने ऐश को कॉल किए थे पर ऐश ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया था। आकर्ष गुस्से में दन दनाते हुए सीधे ऐश की क्लास की ओर बढ़ जाता है, पर वह जैसे ही क्लास में पहुंचता है तो पूरी क्लास खाली थी। उसे ऐश कहीं नजर नहीं आती तो उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं कि आखिर ये लड़की बिना उससे कुछ बताए जा कहाँ सकती है। वह तुरंत अपने केबिन में वापस आता है और अपने कंप्यूटर को ऑन कर कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज को देखता है। आकर्ष के रूम में कॉलेज के सारे सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस था एवं ऐसी जगह के फुटेज थे जिसके बारे में किसी को पता नहीं था सिवाय आकर्ष के। आकर्ष में जानबूझकर हिडन कैमराज लगवाए थे क्योंकि जो चीज सामने रहते हुए कैद नहीं हो सकती वह हिडन कैमरा में कैद हो सकती थी। आकर्ष सीधे कैंटीन का फुटेज चालू करता है जब ऐश मानस के साथ कॉफी पी रही थी। आकर्ष देखता है कि कुछ देर बाद ऐश उठ के वहां से जाती है।
वह उसकी जगह को फॉलो करता है तो ऐश क्लास में ना जाकर सीधे कॉलेज के गेट की ओर जाती है। ऐश को गेट की ओर जाता देख आकर्ष अपने माथे को रब करता है। थोड़ी देर में ऐश के सामने एक कैब आकर रुकती है और वह उस कैब में बैठ चली जाती है। ऐश को कॉलेज से जाता देख आकर्ष तुरंत घर के लैंडलाइन पर कॉल करता है, पर काफी देर तक कॉल बजता है पर कोई कॉल नहीं उठाता। अब आकर्ष को ऐश की चिंता होने लगी थी कि आखिर ये लड़की जा कहाँ सकती है, और घर में भी कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। असल में हुआ ये था कि घर के जो सारे सर्वेंट थे वह बाहर गार्डन एरिया में काम कर रहे थे। दादी माँ ने उन्हें बाहर के काम दिए हुए थे कि वो लोग घर का गार्डन सही करे, जिससे वो लोग पार्क का मजा घर में भी ले सके। आकर्ष कई बार लैंडलाइन में कॉल करता है पर कोई कॉल नहीं उठाता, इसलिए वह तुरंत पार्किंग एरिया में जा अपनी कार में बैठ सीधे घर की ओर कार को भागता है। करीब 20 मिनट में आकर्ष घर पहुंच जाता है। रायविला तक का रास्ता 40 से 45 मिनट का था, पर इस दूरी को आकर्ष ने 20 मिनट में तय कर लिया था, क्योंकि उसे ऐश की चिंता हो रही थी कि आखिर वह जा कहाँ सकती है। आकर्ष विला अंदर जैसे ही अपनी कर लेता है तो उसे गार्डन एरिया में सारे सर्वेंट दिखते हैं जो कि गार्डनिंग में बिजी थे। वह उन लोगों को इग्नोर कर सीधे घर के अंदर जाता है तो उसका पूरा हॉल खाली था। वह उन सबको इग्नोर कर सीधे रूम में जाता है। रूम में जैसे ही आकर्ष पहुंचता है तो देखता है रूम पूरा खाली है। आकर्ष बाथरूम में जाकर चेक करता है तो बाथरूम भी खाली था, पर बाथरूम देखकर उसे लग रहा था कि किसी ने कुछ देर पहले उसे यूज किया है, क्योंकि अभी भी बाथरूम का फर्श हल्का हल्का गीला था। आकर्ष रूम में चारों तरफ देखता है तो उसे ऐश का बैग दिखता है। आकर्ष ऐश के बैग को देख वो उसके पास जाता है, वापस से उसे कॉल करता है तो ऐश का मोबाइल जो कि उसके बैग में ही था वह बजने लगता है। ऐश के बैग से उसके मोबाइल की आवाज सुन आकर्ष बैग को खोलकर देखता है तो जिसमें ऐश का मोबाइल बज रहा था उस मोबाइल को यहाँ देख आकर्ष अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, ये लड़की सच में बच्ची है। मोबाइल को इधर बैग में रखकर पता नहीं खुद कहाँ चली गई है, बहुत लापरवाह है। आकर्ष रूम से निकलकर सीढ़ी से नीचे की ओर जाता है और आकृति जी को आवाज लगाता है, पर आकृति जी वहां होती तो ही ना उसकी बात का जवाब देती है। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं देता तो बाहर वह गार्डन एरिया में आता है। वहां काम कर रहे सर्वेंट में से किसी एक को बुला घर के सभी मेंबर्स के बारे में पूछता है तो वह सर्वेंट उसको बताता है कि दादाजी किसी काम से बाहर गए हैं और बड़े मालिक और छोटे मालिक अभी तक कंपनी से लौट के नहीं आए हैं। आकर्ष उसकी बात सुन दादी माँ, चाची माँ और आकृति जी के बारे में पूछता है तो वह बताते हैं कि वह लोग पाक गए हैं। सर्वेंट ऐश के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि तीनों ने उन्हें जब काम दिया था वह ऑलरेडी काम करने में बिजी हो गए थे। उसके बाद ही ऐश घर में आई थी। तो आकर्ष जब ऐश के बारे में पूछता है तो वह मना करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा। अब आकाश के पास एक ही रास्ता था कि वह अपनी तीनों माँ को कॉल करे और अपनी बीवी के बारे में पूछे। यहाँ ऐश बच्चों के साथ बच्ची बनाकर फुटबॉल खेल रही थी तो एकदम से वह फुटबॉल को इतनी जोर से की मारती है कि फुटबॉल पार्क एरिया के बाहर चली जाती है। फुटबॉल को पार्क एरिया के बाहर जाते देख सारे बच्चे मायूस हो जाते हैं और सभी ऐश की तरफ देखने लगते हैं। ऐश जो कि अपने द्वारा मारे गए एक्सीलेंट शॉट को एडमायर कर रही थी, जब वह बच्चों का चेहरा देखती है जो कि मुरझा गया था तो वह उनसे पूछता है, क्या हो गया, तुम लोग इतने सैड क्यों हो? तो उनमें से एक बच्चा कहता है, दीदी आपने कितनी जोर से किक किया, देखो वह बॉल पार्क के बाहर चली गई। और आपको पता है पार्क के बाहर में रोड है जहां से बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं। हम वहां नहीं जाएंगे और क्या पता हमारी फुटबॉल सही सलामत होगी कि नहीं, कहीं उन गाड़ियों के बीच में वह खराब ना हो गई हो। ऐश उसकी बात सुनकर चिल मोड में कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, फुटबॉल को देखकर उन लोगों ने वैसे ही गाड़ी को साइड कर लिया होगा, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं लेकर आती हूँ। सभी बच्चे ऐश की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। ऐश उनकी खुशी देखते हुए तुरंत बॉल जहां गई थी उस दिशा में चली जाती है। आकृति जी और अनिशा जी जो कि पार्क में टहल रही थी, ऐश को पार्क के बाहर जाते देख वह उसे चिल्लाते हुए पूछती है, बेटा कहाँ जा रही हो? तो ऐश उन्हें वैसे ही चिल्लाते हुए कहती है, मॉम वो फुटबॉल वहां चली गई है, मैं उसे लेने जा रही हूँ। आकृति जी ऐश की बात सुन कहती है, बेटा संभल कर जाना, वहां गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार में चलती हैं। ऐश आकृति जी की बात सुन वहीं से चिल्लाते हुए कहती कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगी।
आकृति जी को ऐश की चिंता हो रही थी क्योंकि जिस तरफ बॉल गई थी वह रोड काफी तेज चलती थी और आए दिन वहां एक्सीडेंट होते रहते थे, इसलिए वह अनीशा जी के साथ ऐश के पीछे पीछे चली जाती हैं। अनीशा जी और आकृति जी ऐश के पीछे पीछे जा ही रही थी कि इतने में आकृति जी का मोबाइल बजता है। आकृति जी ऐश को देखते हुए ही जल्दी से कॉल रिसीव करती हैं तो सामने से आकर्ष की चिंता भरी आवाज आती है। मोम, आप लोग कहाँ हैं? क्या ऐश्वर्या आप लोगों के साथ है? आकृति जी, जिनका ध्यान ऐश की तरफ देखने में था, आकर्ष की बात सुन वह अपना ध्यान कॉल पर केंद्रित करती है और आकर्ष की बात सुन कहती है, क्या हुआ बेटा? आकर्ष अपनी बात दोहराते हुए फिर से कहता है, मोम आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या ऐश्वर्या आप लोगों के साथ है? आकृति जी आकर्ष की बात सुन कहती है, हाँ बेटा, ऐश हम लोग के साथ पाक आई हुई है। आकर्ष, जिसे बहुत ही बेचैनी हो रही थी आकृति जी की बात सुन, वह चैन की सांस लेता है और कहता है, मोम उसका ध्यान रखिएगा, उसे यहाँ वहाँ कहीं मत जाने दीजिएगा, बहुत लापरवाह है वह। आकृति जी आकर्ष की बात का जवाब देने ही वाली थी कि सामने का सीन देखकर उनकी तेज चीख निकल जाती है। ऐश! अनीशा जी आकृति जी को इतना तेज चीखते हुए सुन जैसे ही सामने देखती हैं तो उनकी भी चीख निकल जाती है और वह जोर से चिल्लाती है, ऐश्वर्या! आकर्ष, जो कि मोबाइल में था, अपनी माँ और चाची की इतनी तेज चीख सुन हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ मॉम, आप लोग ठीक तो हैं ना? ऐश ठीक है ना? किस पार्क में हैं आप लोग, बताए? आकृति जी आकर्ष की बात का कोई जवाब नहीं देती है। शौक के कारण उनका मोबाइल को वहीं गिर जाता है। जिस तरफ ऐश्वर्या गई थी उस तरफ भागने लगती हैं। दोनों को ऐसा भागते देखा दादी माँ, जो कि शांति से बैठी हुई थी, वह भी अपनी छड़ी को फेंकते हुए उनकी दिशा में जाने लगती है। चैप्टर 110 एक्सीडेंट। आकर्ष का डर। लूथरा विला। अनोखी का रूम। अपने बिस्तर पर चैन से सो रही अनोखी सपनों की दुनिया में खोई हुई थी, पर उसकी सुकून भरी नींद को डिस्टर्ब करने के लिए क्रिश का फोन आता है। अनोखी, जो कि सो रही थी, उसकी नींद अपने फोन की आवाज से खुलती है। वह अपनी नींद से भरी आंखों को हल्का हल्का खोलते हुए अपने मोबाइल को ढूंढ रही थी। अनोखी का मोबाइल, जो कि उसके बेड के बाजू वाली टेबल में रखा हुआ था, वह उसे उठाकर कॉल पिक करती है। अनोखी ने नंबर नहीं देखा था कि किसका कॉल है। अनोखी नींद भरी आवाज में कहती है, हेलो। अनोखी की नींद भरी आवाज को सुन क्रिश की एक भौं उठ जाती है और वह अनोखी को छेड़ते हुए कहता है, इतना तो मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया है जितना तुम मुझे थकी हुई लग रही हो, अभी तक तुम्हारी थकान नहीं उतरी क्या? सामने से क्रिश की आए आवाज को सुन अनोखी की नींद खुल जाती है और वह अपने मोबाइल को अच्छे से पकड़ते हुए कहती है, क्या बोल रहे हैं? मेरी जान, तुम अभी तक उठी नहीं? इतना तो नहीं किया था मैंने। क्रिश के ऐसे बोलने पर अनोखी के गाल लाल हो जाते हैं और वह हल्का शर्माते हुए कहती है, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? क्रिश जी से बहुत अच्छे से मालूम था कि इस समय अनोखी शर्मा रही है। वह उसे छेड़ते हुए कहता है, अब तुम मेरी ऐसी बातों को सुनकर ही तो शर्माती हो, वरना ऐसे तो बहुत डेयरिंग बनती हो, और कल तो मैंने तुम्हारी डेयरिंग देख भी ली। तुम मुझ पर हावी पड़ रही थी तो मैंने सोचा इन बातों से ही तुम्हें शर्माने पर मजबूर कर दूं। क्रिश के ऐसा कहने पर अनोखी को विश्वास नहीं होता कि क्रिश को कैसे पता चला कि वह शर्मा रही है, इसलिए वह अपने रूम में चारों तरफ देखती है कि कहीं क्रिश तो नहीं है जो चुपके से अनोखी को अभी देख रहा हो। अभी अनोखी ये सोच ही रही थी कि सामने से क्रिश की हंसने की आवाज आती है। क्या हुआ मेरी जान, मुझे आसपास ढूंढ रही हो क्या? क्रिश के ऐसा कहने पर अनोखी चौंकते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मेरे रूम में हो या तुमने मेरे रूम में कैमरा फिट करवाए हैं? अनोखी के ऐसा कहने पर क्रिश हंसते हुए बोलता है, मेरे प्यार को किसी कैमरे की जरूरत नहीं है। तुम कभी मुझे अपनी प्यार भरी नजरों से देखना, तब तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जिसे हम चाहते हैं वह कब क्या करते हैं, सब अपने आप पता चल जाता है। क्रिश की बात सुन अनोखी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। क्रिश बखूबी जानता था कि इस समय अनोखी मुस्कुरा रही होगी, इसलिए वह उसे और ज्यादा नाचियाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना तुम्हें? क्रिश की ऐसी कंसर्न को देख अनोखी वैसे ही मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अब मेरी बॉडी में पेन नहीं हो रहा है। अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम्हें पेन हो रहा है। बेड पर बैठी हो ना, थोड़ा चलो फिर लो, तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए मैंने तुम्हारे बेड के पास जो टेबल है वहां पर कुछ टैबलेट्स रख दी हैं। नाश्ता करने के बाद उनको खा लेना, जिससे तुम्हें रिलीफ मिलेगा।
कृष के ऐसा कहने पर अनोखी की नज़र अपनी साइड टेबल पर जाती है जिसमें एक वाइट कलर का पाउच रखा था। अनोखी जल्दी से उस पाउच को पिक कर उसे खोलती है तो उसमें दवाई थी और साथ में एक नोट भी था जिसमें कृष ने कुछ इस प्रकार से लिखा था। मेरी प्यारी नई नई बनी बीवी को कृष का प्यार, मैंने ये तुम्हारे लिए कुछ पेन किलर्स रखी है। सुबह जब भी तुम्हारी नींद खुले सबसे पहले तुम नाश्ता करोगी और इन्हें खाओगी, और खबरदार जो तुमने कॉलेज जाने की कोशिश की आज पूरा दिन तुम आराम करोगी। और उसमें एक हॉट बना हुआ था और साथ में किसिंग वाला इमोजी। उसे देखकर अनोखी उस कागज को किस कर लेती है। फिर उसे याद आता है कि कृष जब यहाँ से गया था तब वह जाग रही थी, आखिर उसने ये सब कब किया। अनोखी के मन में यह सवाल आते ही वह तुरंत कृष से पूछती है कि उसने ये सब कब रखा और कब किया, जिसका जवाब देते हुए कृष कहता है कि उसे छोड़ने के बाद वह जब नीचे जा रहा था तो उसे एकदम से ध्यान आया कि सुबह तुम्हारी बॉडी में दर्द होगा, इसलिए उसने अपनी कार से टैबलेट्स निकाल वापस से रूम में आया था। जब तक अनोखी सो चुकी थी इसलिए उसने चुपचाप उसकी साइड टेबल पर वह दवाएं रखकर अनोखी को एक किस कर रूम से बाहर निकल गया। कृष के ऐसा कहने पर अनोखी को बिलीव नहीं होता कि उसे इतना प्यार करने वाला शख्स जिंदगी भर के लिए मिल गया है। कहाँ वह कृष से इतना चिढ़ती थी और कहाँ उसके हर एक जेस्चर से वह इम्प्रेस हुई जा रही थी। अभी अनोखी कुछ बोलती कि इतने में ही उसे कृष के साइड से आवाज आती है जो कि नर्स की थी। डॉक्टर कुमार आपसे एक पेशेंट मिलने आए हैं। कृष उसे वेट करने का कहता है। उसकी बात सुन नर्स बाहर चली जाती है। सामने अनोखी जो कि सारी बातें सुन रही थी कृष की बात सुन कहती है ठीक है आप अपना काम कर लीजिए, मैं भी फ्रेश होने जा रही हूं और मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। कृष अनोखी को कॉल पर ही किस कर बाय कहता है और कॉल कट कर देता है। अनोखी की नज़र अभी भी उस लेटर पर बनी हुई थी। वह वापस से उस लेटर को किस करती है और अपने साइड टेबल के ड्राज को खोल उस लेटर को संभाल कर रख देती है। जैसे ही अनोखी बेड से उठती है कृष के कहे अनुसार उसे अपनी निचले हिस्से में दर्द होता है। वह धीरे धीरे चलते हुए बाथरूम पहुंचती है और बाथटब में गर्म वाटर भरती है। जैसे ही बाथटब भरता है अनोखी अपने कपड़ों को रिमूव कर उसमें बैठ जाती है। उस गर्म पानी से अनोखी को बहुत रिलीफ मिल रहा था। दूसरी तरफ आकर्ष घर से दौड़ते हुए अपनी कार के पास पहुंचता है और जल्दी से अपनी कार ओपन करता है। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। आकृति जी के ऐसे ऐश के नाम को चिल्लाने से उसे एक डर लग रहा था कि आखिर वहां ऐसा क्या हो गया, पर उसे ये भी नहीं पता था कि इन लोग कौन से पाक गए हैं। इसलिए वह कार में बैठते हुए अपनी कार को ऑन करता है और अपने मोबाइल को यहाँ देखता है जो कि सीट के ही साइड में गिर गया था। वह उसे जल्दी से उठा जिस कार से चारों गई थी उसके ड्राइवर को कॉल करता है। वह ड्राइवर जो कि कार के पास खड़ा था, आकर्ष का कॉल आया देख वह तुरंत कहता है जी सर। सामने से उस ड्राइवर की आवाज सुन कृष उससे अपनी भारी आवाज में पूछता है मैडम लोग कौन से पाक गई हैं और तुम कहां पर हो। ड्राइवर आकर्ष की ऐसी डाक आवाज को सुन डर जाता है और हकलाते हुए कहता है सर। आकर्ष ड्राइवर के कुछ ना बोलने पर जोर चिल्लाते हुए कहता है स्पीक। आकर्ष के ऐसे चिल्लाने पर ड्राइवर डरते हुए कहता है इंदिरा गांधी पार्क आए हैं सर और मैं यहाँ पार्किंग में कार के पास खड़ा हुआ हूँ, मैडम लोग अंदर साइड गई हैं। आकर्ष जल्दी से कार को इंदिरा गांधी पार्क की ओर मोड़ लेता है और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है कि पार्क के अंदर जाओ और देखो वहां पर क्या हुआ है और हाँ कॉल बंद नहीं करना। ड्राइवर आकर्ष की बात सुन मोबाइल को वैसे ही कान में लगाए हुए पार्क के अंदर की ओर जाता है। वह चारों तरफ देखता है तो उसे उसकी मैडम्स नहीं दिखती हैं। आकर्ष जो तेजी से अपनी कार चला रहा था, ड्राइवर की तरफ से कोई आवाज न आता दे वह उसे वापस से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें वह लोग दिखाई दिए पूरे पार्क में देखो। ड्राइवर आकर्ष से डरते हुए कहता है सर वह लोग मुझे कहीं नहीं दिख रही हैं। ड्राइवर की बात सुन आकर्ष अपने हाथों की मुट्ठी स्टीयरिंग व्हील पर मरता है और उसे सबको ढूंढने के लिए कहता है कि इतने में ही ड्राइवर का मोबाइल कट जाता है। आकर्ष उसे वापस से कॉल करता है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। आकर्ष गुस्से में डैमिट इसको भी अभी कटना था। यहाँ ड्राइवर आकर्ष से कुछ बोलने ही वाला था कि सामने से कोई आवाज ना आता देख वह अपना मोबाइल चेक करता है जो कि स्विच ऑफ हो गया था। अब उसे आकर्ष से डर लग रहा था क्योंकि आकर्ष ने वार्निंग दी थी कि मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए। वह उसे मोबाइल को जल्दी से जेब में रख सबको ढूंढने लगता है।
यहाँ 20 मिनट का रास्ता आकर्ष ने 10 मिनट में तय करते हुए जल्दी से इंदिरा गांधी पार्क पहुंच जाता है और अपनी कार को वहीं साइड में लगा दौड़ते हुए पार्क के अंदर आता है। वह चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रहा था पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। इस समय आकर्ष की हालत ऐसी थी कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था और वो हाफ रहा था। आकर्ष को कोई भी इस रूप में देखता तो पहचान ही नहीं पाता कि यह वही आकर्ष राय हैं जो कि एक शान के साथ रहते हैं और उनकी पर्सनैलिटी में रॉब एक है। आकर्ष सभी जगह अपने घर वालों को ढूंढ रहा था। उससे सबसे ज्यादा ऐश की चिंता हो रही थी। सारी जगह ढूंढने के बाद आकर्ष थककर एक जगह खड़ा हो जाता है। वह इस समय हाफ रहा था कि उसकी नज़र भीड़ की तरफ जाती है जहां पर बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई थी। आकर्ष को अब डर सताने लगा था। वह दौड़ते हुए बिना किसी की परवाह किए जल्दी से बस वहां पहुंचना चाहता था। जैसे ही वह उस जगह पहुंचता है वहां के लोगों की बात सुन उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। भाई साहब, देखा आपने उस लड़की को कितनी चोट आई है, माथा फट गया है उसका। मुझे तो नहीं लग रहा कि वह लड़की बच पाएगी। ऐसा मत बोलिए बहन जी, बेचारी उस लड़की को बचाते हुए खुद एक्सीडेंट का शिकार हो गई। भगवान करे उस प्यारी बच्ची को कुछ ना हो, उम्र ही क्या है उसकी। उन सब की बातें सुन आकर्ष अपने भारी कदमों से धीरे धीरे आगे की ओर जाता है तो उसकी नज़र रोड पर फैले हुए खून पर जाती है जो कि बहुत सारा था। उस खून को देख उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। उसे आसपास हो रही बातों से यही लग रहा था कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो एक कम उम्र की लड़की है। जिस तरह से आकृति जी चिल्लाई थी उससे पूरा विश्वास हो गया था कि वह ऐश है, पर उसका दिल प्रे कर रहा था कि वो ऐश ना निकले। वह बिल्कुल पागल सा हुआ जा रहा था। उसके माथे से पसीना निकलने लगता है और वह उनमें से एक अंकल से पूछता है जिनका अभी एक्सीडेंट हुआ है, उनको कहाँ लेकर गए हैं। जी बाबूजी, अभी एक्सीडेंट हुआ, बहुत कम उम्र की लड़की थी। वह उसके परिवार वाले उसे सिटी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। काफी अच्छे खानदान के लग रहे थे। उन लोगों ने एम्बुलेंस का वेट भी नहीं किया और उसे उठाकर सीधे अपनी कार में बैठा कर ले गए। आकर्ष उस आदमी की बात सुन जल्दी से वापस अपनी कार की तरफ भागता है और सीधे अपनी कार को सिटी हॉस्पिटल की तरफ भगाता है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।